लेकिन अब फ्लोर खोल रहा हूं, सीधी से आज के सारे मॉर्निंग एक्सपर्ट स्क्रीन पे दिखाइएगा। मंगलवार के दिन इनकी मदद चाहिए होगी हम लोगों को। आप सबको गुड मॉर्निंग, और शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स के साथ। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे लगा एक्साइटेड हो गया, आज तो रोज डे है। कहां जा रहे हो आप? हाँ, रोज डे है कि रोज डे? ROSE वाला, गुलाब वाला डे। हाँ, डे है क्या डे? मतलब रोज डे। रोज, हाँ। आप देते हो कि लेते हो? सर हमारा ट्विटर उस समय लिख रहा है रोज रोज वैलेंटाइन डे कुछ था नहीं। हाँ। तो हमको पता नहीं है रोज डे क्या होता है, वैलेंटाइन डे क्या होता है। ये शाम को वीरू बांद्रा में जीप का हुड खोल के खड़े मिलेंगे, थार का, आपको लाल गाड़ी के सामने लाल गुलाब लिए, मैं पक्का कह रहा हूं। आज उस समय तो हमारे नजर से इशारा से काम करना यार, रोज रोज डे क्या? गावा सर क्या लगेंगे वीरू? इमेजिन करो आप। लाल गाड़ी रोज। आपने याद दिलाया है, तो आज किसी को रोज दे दूंगा, दे ही दूंगा। गावा सर, आज का प्रेफर्ड कॉल, आज का टॉप कॉल सर कौन सा? आज का टॉप कॉल है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल का चार्ट मुझे पसंद है ऑन अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर। कल बहुत बढ़िया आपने मिला, करीब कुछ 4%, 3.5% का, और इसमें एक प्रोसेस में एक ब्रेकआउट भी मिल गया टाटा केमिकल का। अब और एक बात हुई है, 1000 के ऊपर चला गया, ये तो अच्छी बात है, इसलिए ले लेना चाहिए। ट्रेड करा 1008 में टाटा केमिकल, स्टॉप लगेगा 992 का, टारगेट होगा 1040 टाटा केमिकल। बिल्कुल ठीक। कल बहुत बढ़िया मूव्स बने। कल मेरे ख्याल से किसी ने पिक के तौर पे दिया था, नाम याद नहीं मुझे। टाटा केमिकल्स आज खरीदारी करने का कॉल, 1000 के ऊपर कामकाज कर रहा है। 1040 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए, 992 पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करिए। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग विरेन जी। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पिक कल का रिपीट रहेगा। बजाज फाइनेंस का एक अच्छा मूव देखने मिला था, बेस बनाकर बजाज फाइनेंस वापस एक पुल बैक के लिए तैयार हो रहा है। 20 डे में वापस रीगेन किया और एक अच्छा पुल बैक ड्यू लग रहा है, जिस हिसाब से बाकी एनबीएफसी में मूव देखने मिला है, इवेंट फाइनेंस और बाकी एनबीएफसी। मुझे लगता है कि अब यहाँ से भी एक सेक्टर का इवेंट भी देखने मिलेगा। तो 6000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, और टारगेट हम पास कर सकते हैं 60 to 50 के टारगेट के लिए। तो ये पहली कॉल आई टाटा केमिकल, दूसरी आई बजाज फाइनेंस। टाटा केमिकल में भी और बजाज फाइनेंस में भी कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुलबैक्स विजिबल थे। ये दोनों स्टॉक्स अगर आप देखें तो कॉल शुमार हुए हैं। राजेश पालवे जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कॉल रहेगा अपोलो टायर पे। स्टॉक में अगर हम देखें तो लास्ट 2 दिन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, एक नैरो रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिखा था, और कल के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम बना है। जिस तरीके के लॉन्ग बिल्टअप कल के सेशन में बने, हमें लगता है स्टॉक वापस अपने एक अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें अपोलो टायर फ्यूचर के टारगेट 348 से लेकर 352 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से 332 के आसपास। ओके, अपोलो टायर्स आपकी देखें आज कॉल्स में शामिल है, और ये बजट दिन से ही जो मूव इसने लिया है स्टॉक में जनाब, वो परसिस्ट कर रहा है, अब तक होल्ड कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मूव है। कविता जी गुड मॉर्निंग, आज का कन्विक्शन कॉल आपका। Very good morning, Viren ji. Good morning, Ashish ji. Good morning, everyone. Well, top trade आज है पेट्रोनेट LNG। पेट्रोनेट LNG एक साइडवेज मूव में चल रहा है। Whereas आप जब पिछले 7 डेज को देखे तो एक पैराबोलिक सेलिंग देखा हमने पेट्रोनेट LNG में। 230 से आप देखे लगातार 206 तक एक पैराबोलिक सेलिंग देखी हमने। कल की ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन बना है, ऑल्दो अपने एवरेजेस के नीचे है। मैं लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ अंटिल 209 के लेवल्स के ऊपर अगर ये आज मेंटेन रहता है, मुझे लगता है ये फर्दर अपसाइड मूव दिखाते हुए दिखेगा। मैकडी पर एक फर्स्ट पॉजिटिव सिग्नल आज काउंटर पर आता हुआ दिखा है, तो अंटिल 209 के ऊपर मेंटेन है, एक बाय ट्रेड इनिशिएट कीजिए 216, 219 के प्राइस टारगेट्स के लिए। सो पेट्रोनेट LNG विल बी द ट्रेड। पेट्रोनेट LNG, ये मैगडी मतलब बर्गर? नहीं, दिस इज MACD, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, तो इट्स नॉट मैगडी। सर सुबह सुबह नहीं बोलना चाहिए, भूख लग जाती है। लग गई है। अच्छा, इसका स्टॉप लॉस क्या है कविता मैम?
208 का स्टॉप लॉस रखें, 209 के डिक्लाइन तक बाय करने की निश्चित करें। 209 के ऊपर रहेगा तो तेजी टूल पकड़ेगी। 209 के 208 पे लगाइए अपना स्टॉप लॉस। पेट्रोनेट एलएनजी एक बाय कॉल आता हुआ। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए, कल भी फोकस केमिकल स्पेस पे था और आज भी मेरा समझना है कि वो जो काउंटर्स केमिकल स्पेस में जहां पर हमने ब्रेकआउट देखा, आज शायद वहां पर फॉलो बाइंग जरूर देखने को मिलेगी। उनमें से एक आरती इंडस्ट्रीज भी है जहां पर एक बड़ी गिरावट हमने ऑलरेडी देखी है। कल गैप डाउन के बाद हमने रिकवरी देखी, स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो आई थिंक यहाँ पर ये रैली भी कंटिन्यू रहेगी। 554 के स्टॉप लॉस से आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है, कैश लेवल्स है, और 585 के टारगेट आपको सेट करने हैं। और या तो आप 560 के कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 18 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 29 रुपीज के टारगेट सेट करिए। 60 का कॉल लिया जा सकता है या फिर खरीदारी करिए 585 के लक्ष्य के लिए। वैसे आरती इंडस्ट्रीज कल बहुत कमजोर नंबर्स थे, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, पर स्टॉक घूमा और अब माइनस करें और फर्दर मोमेंटम पिकअप करेगा। कल बाकी बहुत अच्छे मूव्स बने स्टॉक में। सतपाल साहब, गुड मॉर्निंग। सतपाल सर, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर है ऑटो सेक्टर पे, इन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर कहां पे पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से मारुति स्ट्रांग है, टाटा मोटर स्ट्रांग है, टीवीएस मोटर ब्रेकआउट दिया। और आज अगर आप देखें तो एमएनएम का भी स्ट्रक्चर देखिए, अकॉर्डिंग टू मी एमएनएम का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इट्स अ राइजिंग चैनल ब्रेकआउट जिसका नेकलाइन है 1365। कल भी हमने 1367 के आसपास का लो देखा, दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे नेकलाइन इंटैक्ट है। तो जो भी डिप मिले 1365 के आसपास, दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस होगा 1350 का। मेरा इसका टारगेट है 1450 का, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग खेलना चाहते हो तो इसका पहला पड़ाव बनता है 1420 का। 1420 ये इसका पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 1450 प्लस। डिप्स गिरावट में खरीदारी करें। ऑटो एज अ स्पेस सत्य साहब को पसंद आ रही, कई सारे स्टॉक्स मेंशन करें, लेकिन सबसे प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर। ये हो गए सारे आज के ट्रेड्स। लेकिन अगर कुछ एक्यूमुलेट करना है, फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है, शर्मिला जोशी बताएंगी। शर्मिला मैम, गुड मॉर्निंग। क्या है आज का फंडामेंटल पिक? अभी एक्चुअली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे और मैं जब आप बात कर रहे थे तो पढ़ रही थी बीएलएस इंटरनेशनल। आई थिंक ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं और उसके साथ साथ उनके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। एंड आई थिंक ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका जो बिजनेस है which is visa and consumer services, given the fact कि जिस तरह के नतीजे हम देख रहे हैं from airline companies और जो ओवरऑल इंडियन होटल का जिस तरह का नतीजे जिस तरह के क्वार्टरली नंबर्स है, इट्स अ गिवन कि ट्रैवल जिस रेट से बाउंस बैक हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इनके नतीजे अच्छे आ रहे थे एंड दे आर आई थिंक वेरी गुड और इनकी ट्रैजेक्टरी मेरे हिसाब से आगे चलकर भी अच्छी लगेगी। तो वैल्यूएशन अच्छे है, आगे चलकर ऐसे लग रहा है कि नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं इन द कमिंग क्वार्टर्स और सो आई थिंक दिस इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस प्राइस। ओके, ये रखिए स्टॉक रडार पे। क्विकली आज के प्रेफर्ड पिक्स जो है, टॉप कॉल्स है, उनका एक क्विक रैप अप लेकर आ रहा हूं। उसके बाद स्टॉक सी न्यूज, रिजल्ट, सब पे डिटेल में चर्चा। गाबा सर ने टाटा केमिकल्स चुना है। कल 1000 के ऊपर जाके बंद हुआ, 1040 तक जाएगा, 992 का स्टॉप। बजाज फाइनेंस से बहेती साहब का पिक कल भी मेंशन किया था। कल सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया मूव्स मिले। 6000 का स्टॉप लगाइए, 6250 तक के टारगेट्स। पालिया साहब को अपोलो टायर्स पसंद आ रहा है। दरअसल अपोलो टायर्स की कल वो कॉन्फ्रेंस कॉल की डिटेल्स भी सामने आई। मैनेजमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है ट्रक, बस रेडियल्स और इवन पैसेंजर कार रेडियल्स की ओईएम डिमांड्स को लेकर। तो बहुत अच्छी कमेंट्री है, कमेंट्री अच्छी। अपोलो टायर्स पे तेजी का कॉल स्क्रीन पर। कविता जी ने पेट्रोनेट एलएनजी पे दाव लगाने की बात करी है। 209 के ऊपर बनाना चाहिए, कंडीशन है। 208 का लगाइए स्टॉप लॉस। आरती इंडस्ट्रीज कल का अच्छा मूवर, मानस के रडार पे और रैली कल जो पकड़ी है, तूल पकड़ा है, कंटिन्यू होगा। 554 का स्टॉप लगाइए और चाहे तो 560 का कॉल भी खरीद सकते हैं। सतपुते साहब ने एमएनएम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, 1350 के स्टॉप के साथ 1450 तक की तेजी। और अगर फंडामेंटली कुछ लेने का मन हो तो आपकी स्क्रीन पे शर्मिला का पिक। चलिए आप क्विकली शुरुआत कर दी जाए। वीरू, इस बीच हॉट स्टॉक्स रेडी रखिएगा, आऊंगा उसके लिए भी आपके पास। लेकिन पहले जरा यतिन के पास चलते हैं अपन लोग और जान लेते। पहले तो निफ्टी की एक कंपनी के नंबर कल आने थे, वो बाजार बंद होने के बाद आए, वो थे
टाटा स्टील कैसे रहे नंबर्स भाई? तो टाटा स्टील के रिजल्ट्स आशीष डिसअपॉइंटिंग थे और अगर आप इंडिया लेवल का एबिटा देख लें या यूरोप लेवल का एबिटा देख लें, दोनों पे ही मिस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात करें तो 9,600 करोड़ रुपए का जो पिछले साल मुनाफा था उसके सामने केवल 2,500 करोड़ तक मुनाफा जो है वो सिमट के रह गया है। अगर हम कंसोलिडेटेड आय की भी बात करें तो 61,000 करोड़ के आसपास की आय थी पिछले साल, और आज अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में 57,000 करोड़ के आसपास आपको ये फिगर डिप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एबिटा भी आपको जो 16,000 करोड़ का लेवल था वो घटते हुए आपको लगभग 4,050 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहां मार्जिन जो है 26.25% वाले जो पिछले साल थे वो अब 7% के आसपास आके हुए रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस कॉल में काफी सारी क्लैरिटी आना बाकी है। जेफरीज का 150 का टारगेट है, सीएलएसए का 135 का, और मॉर्गन स्टैनली यहां इक्वल वेट है यानी होल्ड रेटिंग है उनकी 110 रुपए के टारगेट के साथ। टाटा स्टील के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग, कमजोर आए हैं, एक्सपेक्टेशन से कहीं कम मार्जिन क्लॉक करती हुई, और यूरोप बिजनेस दिक्कत में। सतपुते साहब, टाटा स्टील और साथ साथ हिंडाल्को का चार्ट रेडी रखिएगा। दरअसल टाटा स्टील के साथ हिंडाल्को भी मेंशन कर देता हूं। हिंडाल्को के दरअसल नंबर्स आने थर्सडे को, लेकिन इसके एक इंपॉर्टेंट आर्म नोवलिस के नंबर्स आए। एक्सपेक्टेड था नोवलिस के नंबर्स कमजोर होंगे, पर एक्सपेक्टेशन से कहीं कमजोर है। नोवलिस की बिक्री साल दर साल 3% गिरी। जो टोटल एफआरपी शिपमेंट्स होते हैं, एफआरपी यानी कि फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स के जो शिपमेंट्स होते हैं, उसमें करीब 2% का दबाव है, और इबीटा का इंपैक्ट काफी तगड़ा आपको नजर आएगा। दरअसल लोअर वॉल्यूम्स थे, उसका इंपैक्ट है, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट है, ऐसा कंपनी का कहना है। हायर एनर्जी कॉस्ट है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भारी पड़ी इस बार। तो नोवलिस के नंबर्स, एबिटा जो एडजस्टेड है साल दर साल 33% गिर गया है। तो ये कमजोर नंबर्स इसके भी आते हैं। वैसे टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, दोनों कल पेन में ही थे। 2.5-3% मेरे ख्याल से दोनों ही स्टॉक्स दबाव में थे। ब्रोकरेज क्या कह रही है हिंडाल्को के स्टॉक को लेकर, एक 12 मंथ का व्यू, लेकिन वीकनेस है पिछले कुछ दिनों से तो ऐसी नजर आ रहा है। चाइना अनसर्टेनिटी थी, और अब ये नंबर्स सामने आते हुए। सतपुते साहब, दोनों चार्ट्स कैसी लग रही हैं? आशीष जी, मेरे हिसाब से डेटा और चार्ट दोनों वीक लग रहा है। अगर आप हिंडाल्को की बात करें या टाटा स्टील की बात करें, अगर टाटा स्टील आपको एक चुनना है शुरू में, तो देखिए टाटा स्टील में कल यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हुआ था, करीबन 10% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, और प्राइस वॉज डाउन बाय 2.5%। टेक्निकली जो फॉर्मेशन दिखता है दैट्स अ डबल टॉप फॉर्मेशन, एम फॉर्मेशन भी आप कहते हैं। मेरे हिसाब से आज अगर 116 का लेवल टूटता है तो कम से कम 10 रुपए का लोअर साइड का टारगेट अनफोल्ड होता है, यानी 116 माइनस 10, 106 का टारगेट टेक्निकली अनफोल्ड होगा। तो यहाँ पे जो भी उछाल मिले उसमें एग्जिट करना है। अगर आप हिंडाल्को की बात करें तो मेरे हिसाब से हिंडाल्को में जो सपोर्ट बनता है वो 430 का है, 450, 450, 55 इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो भी उछाल मिलेगा उसमें बिकवाली होगी, और इसमें करेक्शन कंटिन्यूएशन में आएगा। 430 का इसका टारगेट रहेगा। दोनों में शॉर्ट बिल्टअप है। एक और चीज याद रखिएगा, शॉर्ट बिल्डअप पूरे स्पेस में था। निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा एक बार फिर से 9 मई 2022 के बाद, यानी जब ऑलमोस्ट हम वॉर शुरू हुई थी उस वक्त की बात है ये। निफ्टी मेटल ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट किया था, और पिछले 2 सेशन में शुक्रवार और सोमवार के बीच में इसने भी एक कोलैप्स कर दिया। ह्यूज शॉर्टिंग हुई थी, ह्यूज शॉर्टिंग मेटल स्पेस में। आशीष बहती जी, बस एक और आपसे भी सवाल चाहूंगा, संक्षेप में रखिएगा कहीं वो ट्रेड मिस ना कर जाए। लुक एट JSPL, a 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन पोस्ट सितंबर 2022। ये सबसे शार्प स्टॉक था इस पूरे मूव में। इस पर आपकी राय, एनी शॉर्ट ट्रेड या फिर लॉन्ग पुट का कोई विकल्प? इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए अभी JSPL में। अगर नॉन फेरस में ज्यादा यहाँ से गिरावट देखने मिल सकती है, स्पेसिफिकली VDL, नाल्को जैसे स्टॉक्स में, तो उनमें गिरावट आज ज्यादा देखने मिल सकती है। तो मेरा प्रेफरेंस VDL को शॉर्ट करने में रहेगा। कल भी बहुत गिरावट थी और स्टॉक 200 डेमा के पास भी आ चुका है, तो अगर वो क्रैक होता है तो इवन फर्दर फॉल देखने मिल सकता है। 293 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 315 का कैसे मेंटेन करें VDL में। ओके, ये है वेदांता पे एक सेल कॉल आता हुआ। मेटल्स वीक है, डेटा भी हो, चार्ट्स भी हो, वीकनेस की तरफ ही इंडिकेशंस जस के तस बने हुए। खैर,
टाटा स्टील और हिंडाल्को कवर हो गया है। दो वायदा बाजार की कंपनीज अदर देन टाटा स्टील जिसके नंबर्स आने थे, दोनों बाजार बंद होने के बाद आए, LIC हाउसिंग फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस। कैसे रहे भाई इन दोनों फाइनेंशियल्स के नंबर? तो यहां भी नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे आशीष। शुरू करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ। 480 करोड़ रुपए का मुनाफा आया, जबकि अनुमान था लगभग 725 करोड़ का। ऑब्वियसली कंपनी ने इंपेयरमेंट लिया है काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स का, जिसकी वजह से नंबर नीचे लग रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम बात करें तो 1450 करोड़ से बढ़ के 1605 करोड़ के आसपास आया है, जहां 10% की ग्रोथ आई है। बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट नहीं है, कोई बड़ा या सरप्राइज आपको कहें तो अपटिक नहीं दिखाई दे रहा है NII में। मॉर्गन स्टैनली का यहां अंडरवेट है 320 रुपए के टारगेट के साथ। हालांकि अगर हम CLSA की बात करें तो यहां ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 520 रुपए के टारगेट के साथ। तो दोनों ही ब्रोकरेजेस थोड़े डाइवर्जेंट व्यू दे रहे हैं, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस कोई खास नतीजे आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मूव ऑन करते हैं मुथूट फाइनेंस पे, जहां जो मुनाफा है लगभग 900 करोड़ के आसपास आया है अनुमान के हिसाब से। हालांकि अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो 1880 करोड़ से घट के लगभग 1700 करोड़ के आसपास यहां आपको नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से आय दिखी है। 10% का आपको साल दर साल बेसिस पे डिक्लाइन दिखेगा। प्रॉफिट भी आपको लगभग 12% घट के 902 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो यहां भी कोई खास रिजल्ट्स नहीं है। CLSA की बात करें तो अंडर परफॉर्म रेटिंग यहां है, टारगेट काट के इन्होंने 1140 रुपए कर दिया है, और मॉर्गन स्टैनली का भी 1150 रुपए का टारगेट है। और दोनों ही ब्रोकरेजेस जो हैं वो अंडर परफॉर्म और इक्वल वेट की रेटिंग के साथ इसी टारगेट पर बरकरार है। करंट मार्केट प्राइस है थोड़ी बहुत अपसाइड, लेकिन कुछ खास यहां दिख नहीं रहा है रिजल्ट्स में। मूड खराब है दिन का। टाटा स्टील खराब, LIC बोले खराब, मुथूट बोले खराब, ये आज दिक्कत वाला मामला है। रोज भी है ना, सब लाल वाले हैं सब। तो लाल रोज तो कोई बहुत सारे कलर भी हो सकते हैं। पीस के लिए व्हाइट, कई लोग पिंक देते हैं, फ्रेंडशिप के लिए येलो, ऐसा नहीं होता क्या? अपने तो गुजराती हिसाब किताब सिंपल रखते हैं। हाँ। या तो रेड होगा या तो कुछ नहीं होगा। आर्यपार। हाँ, ठीक है। तो आर्यपार में तीनों नंबर कमजोर है भाई। हाँ, बस ये है कि मुथूट में कंपैरेटिवली देखना जरूरी है। तो मणप्पुरम के नंबर्स तो बहुत कमजोर थे, उसके कंपेयर ये सब NBFCs लूज आउट कर रही हैं, गोल्ड लोन के धंधा, बैंक्स को ही तो फैक्ट है। पर मणप्पुरम इन कंपैरिजन, मुथूट इन कंपैरिजन टू मणप्पुरम बेहतर नंबर्स लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। देखते हैं रिएक्शंस कैसे आते हैं, लेकिन इन चार्ट्स को मानस के पास चलते हैं समझने के लिए। मानस दोनों ही ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं, दोनों में वीकनेस क्लियरली विजिबल थी। अब प्लेस्ड कैसे है और ट्रेड क्या बढ़ रहा है? देखिए मुथूट की हम आगे पहले बात करें तो मुथूट में एक चीज क्लियर दिख रही है कि 1000 रुपए के आसपास स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफर्मेशन तो तभी आएगा जब स्टॉक 1050 के ऊपर निकलेगा। अगर 1050 के ऊपर निकलेगा तभी यहां पर खरीदारी करनी है, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 1000 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। जहां तक बात मणप्पुरम की है, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड अभी भी वीक लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, अभी फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कल स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी, लेकिन यहां पर भी वही कहानी है कि आपको खरीदारी तभी करनी है जब कंफर्मेशन देखने को मिले। तो कंफर्मेशन का लेवल 120 रुपए है, जब 120 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे, और लॉन्ग पोजीशन में 110 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं इन वीक नंबर्स के बाद इवेंचुअली 9-15 पे किस तरह के रिएक्शंस आते हैं स्टॉक्स के। बाकी फिर एक्सपर्ट्स वहीं रिविजिट करेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। लेकिन अब गुड बैड अगली, ये तो सिर्फ वायदा बाजार के नंबर्स थे, बहुत सारे और कैश के नंबर्स आए। यतिन क्विकली स्नैपशॉट, तो गुड बैड अगली कैटेगराइज। हाँ, तो गुड के रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो जेके पेपर पे नजर रहेगी आशीष। मुनाफा 150 करोड़ से बढ़ के 329 करोड़ हुआ है, यानी दुगने से भी थोड़ा बहुत ज्यादा यहां आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है 120% के आसपास। कंपनी की मार्केट कैप 6500 करोड़ है, और मुनाफा देखिए 300 करोड़ के पार जाता हुआ इस क्वार्टर में। रेवेन्यूज की भी बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आपको यहां दिखे हैं। एबिटा लगभग 566 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर पड़ा है। काफी स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन, लगभग 5% से आपको मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है जेके पेपर का साल दर साल बेसिस पे। इसके अलावा दूसरे अच्छे रिजल्ट्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एस लिमिटेड आपको दिखाई पड़ेगा। मुनाफा 27 करोड़ से बढ़ के आपको लगभग 46 करोड़ आता हुआ दिखाई देगा। 70% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 30% के आसपास की ग्रोथ, और अगर मार्जिन की बात करें तो काफी अच्छी तरीके से यहां इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स और काफी अच्छे ऑर्डर्स एक्शन कंस्ट्रक्शन को आते हुए नजर पड़ रहे हैं। बैड रिजल्ट की बात करें तो नजर करें तेजस नेटवर्क्स पे, घाटा जो है
24 करोड़ से घट के 10 करोड़ है, लेकिन हाँ लॉस ही है कंपनी के लिए। रेवेन्यू में लगभग आपको 156% का गेन दिखाई दिया है, और जहां तक कि मार्जिन का सवाल है, थोड़ा बहुत प्रेशर वहां दिखा गया है। एबिटा का घाटा अगर हम कहें तो 8 करोड़ इस क्वार्टर में आपको आता हुआ नजर पड़ा है। तो ये एक स्टॉक है टाटा ग्रुप का जो आपको नजर रखनी है। और अगली में शायद आपको नुवोको विस्टास, ये सीमेंट कंपनी है निरमा ग्रुप की, घाटा जो है 75 करोड़ क्वार्टर का आया है, आय जो है 2600 करोड़ आपको आती हुई नजर पड़ी है, और जो एबिटा मार्जिन है यहां भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिख रही है। 10.5% से मार्जिन घट के 10.25% आए हैं। ऑब्वियसली अगर हम बड़े सीमेंट कंपनीज की बात करें तो सबसे लोएस्ट मार्जिन शायद आपको नुवोको विस्टा का दिखाई देगा। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है अपने अर्निंग्स को लेकर। और रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। नंबर्स जो स्टैंड आउट कर रहे हैं वो है जेके पेपर के। पालविया साहब, चार्ट्स पे कैसा स्टैक डाउन? अच्छी रेटिंग के बाद मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन, अब अच्छे नंबर्स के दम पर तेजी का मूड बना रहे हो आप या छोड़ दोगे? आशीष जी, स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका करीब 420-25 के जोन में। ये लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर इसे स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 460-470 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला। लोअर साइड पे जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब 390 के आसपास है। तो हमें लगता है 420-25 तक तो ये पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। वहां एक बार रिव्यू करना होगा, अगर वो क्रॉस होते तो 460-470 की तरफ ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखे। अच्छे नंबर्स हैं, यतिन मेंशन कर रहे हैं, ऑपरेशनली वाकई स्ट्रांग। देखते हैं इवेंचुअल रिएक्शन। नंबर्स की चर्चा हो रही थी तो आज निफ्टी की 3 कंपनीज के नंबर्स आने हैं, भारती, हीरो मोटोकॉर्प और अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स की तो आज कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होगी। खैर शर्मिला, बहुत तगड़े मूव ये अदानी ग्रुप के स्टॉक पे आज भी नजर आएगी, ध्यान रखिएगा। कैश मार्केट के स्टॉक्स लोअर सर्किट पे, वायदा के स्टॉक्स हरकत दिखा रहे हैं, कुछ मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। नोटवर्दी उसमें अदानी पोर्ट्स है जिसने 395 के लोज छुए थे, उसके बाद से अब बढ़िया मोमेंटम। वो कहां 395 और कहां कल की क्लोज ऑलमोस्ट 550 रुपए, 150 रुपए का मूव ऑलरेडी अदानी पोर्ट दिखा चुका है। लेकिन ये वो स्टॉक है जो अभी भी ऑफ हाई 1000 रुपए की तेजी दिखाई चुका है ऑलमोस्ट। शर्मा इन लेवल्स वो 400 के नीचे तो वाकई अट्रैक्टिव चला गया था जोन। एट 550 अदानी पोर्ट्स, मेरे ख्याल अदानी ग्रुप की एक ही कंपनी थी जिसके वैल्यूएशन काफी हद तक जस्ट नजर आते थे, ये भी करेक्ट हो गया मूड हॉल में। ब्रिक्स और मोर्टार का बढ़िया धंधा, 550 पे लोगे क्या आप? नॉट रियली, मेरे हिसाब से थोड़ा रुकना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट रियली स्टॉक स्पेसिफिक कंसर्न एनीमोर। तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत नॉर्मल सी रिटर्न हो रही है पूरे स्पेस, अगर सभी ग्रुप में अगर आप स्टॉक्स देखें अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन जैसे कि आपने हाईलाइट किया पहले कि जो कैश वाला सेगमेंट है उसमें थोड़ी अभी भी दिक्कत है। और बट आई थिंक स्लोली अच्छी न्यूज आनी चालू हुई है। अगर आपने कल जिस तरह के नतीजे देखे वो अगर आप देखे, कुछ खबर प्लेज शेयर्स को रिलीज करने की दी थी। सो देयर आर डेफिनेट पॉजिटिव मूव्स कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट टू sort of put things back on a sort of a stable level। तो मेरे हिसाब से उसके बाद देखना चाहिए, एक आध हफ्ता जाने दीजिए, उसके बाद इन स्टॉक्स को रिविजिट करिए। लेकिन जैसे कि आपने बोला, आई थिंक अगर आप देखें फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि मुझे कौन सा स्पेस अच्छा लगता है, तो आई थिंक डेफिनेटली अडानी विल्मार और अडानी पोर्ट्स उसमें होंगे। ऑफ कोर्स आई थिंक अंबुजा सीमेंट, बट मेरे हिसाब से थोड़ा समय के लिए रुकना चाहिए बिफोर यू बाय। रुकना चाहिए, अभी एक आध हफ्ते और इंतजार करिए। कल खबरें भी आ रही थी वो प्लेज बैज रिड्यूस करने वाली, वो सब मूड बॉल बदल रही थी, लेकिन अभी वॉच आउट करना है। अभी थोड़ा सा दूर रहेंगे, लेट दिस इंटायर सिनेरियो प्ले आउट, उसके बाद फिर इनके फंडामेंटल्स को गॉज करेंगे। यतिन, बाकी के स्टॉक्स न्यूज। तो बाकी के स्टॉक्स टू वॉच जो है उनमें सबसे पहले कॉनकॉर पे नजरें रहेंगी। ऑब्वियसली अदानी ग्रुप के जो हैंगओवर के चक्कर में कॉनकॉर में भी आपको करेक्शन आता हुआ नजर पड़ा है, आपको हाई से काफी स्टॉक नीचे मिल रहा है। लेकिन अगर हम रेलवेज की बात करें तो फ्रेट का डेटा बहुत ही जबरदस्त आया है। सो अप्रैल से लेकर जनवरी तक के पीरियड में आपको फ्रेट की ग्रोथ में लगभग 16% का इजाफा आता हुआ नजर पड़ा है। और कॉनकॉर की बात करें तो ऑब्वियसली रेलवेज की जो फ्रेट ग्रोथ है उसका एक प्रॉक्सी है कॉनकॉर, क्योंकि जो कंटेनर मूवमेंट है, जो फ्रेट मूवमेंट है, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन कॉनकॉर से आता है। जो रेलवेज ने रिलीज किया डेटा कल पोस्ट मार्केट आज, शायद आज कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, रेलवे के स्टॉक्स फोकस में रखिएगा। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्होंने ओडिशा में झारसुगुड़ा में 150 मिलियन टन 1
1.5 मिलियन टन की ब्राउनफील्ड सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट शुरू कर दी है। ऑब्वियसली कंपनी काफी जबरदस्त केपेक्स कर रही है और ये एक बड़ा केपेक्स है जो कंप्लीट हुआ है साउथ मार्केट्स में, टॉप लाइन को ऐड करता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ये एक स्टॉक रखिए रेडार पे। दामपुर शुगर उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना डिस्टिलरी यूनिट स्टार्ट कर दिया है और इस डिस्टिलरी यूनिट के शुरू होने के बाद कंपनी की जो है 130 किलोलीटर की कैपेसिटी जो है बढ़ के रह जाएगी, तो काफी स्ट्रांग आपको डिस्टिलेशन यूनिट्स और इथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ेगा धामपुर शुगर। और आखिर में दीप इंडस्ट्रीज, ये कंपनी ने रिजल्ट्स भी अच्छे डिक्लेयर किए और रिजल्ट्स के साथ इन्होंने एक स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया। रेवेन्यूज की बात करें तो 30% का ग्रोथ, प्रॉफिट में लगभग 47% का ग्रोथ और एक शेयर पे 2 शेयर का स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी ने अनाउंस किया है, तो ये भी एक स्टॉक रहेगा रेडार पे। रखिए इन सारी खबरों को अपने रडार पे। ये कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स यतिन की तरफ से आते हुए। खैर वीरू, आज के हॉट स्टॉक्स। जी हाँ, हॉट स्टॉक्स देखिए, ये कोई बाय कॉल नहीं है, सिर्फ मैं डेटा के आधार पे, ऑप्शंस प्लेसमेंट्स के आधार पे, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पे कुछ स्टॉक्स स्क्रीन पे रखता हूं जो कि कल बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखेगा। एक एक करके स्टॉक्स लेके आता हूं, आपकी स्क्रीन पे आएंगे, नजर रखिएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको नजर रखनी है पूरे के पूरे केमिकल बास्केट पे। टाटा केमिकल, आज प्रकाश सर की कॉल भी थी, लेकिन टाटा केमिकल, नवीन फ्लोरिन, ये 2 स्टॉक्स इस वक्त इतने स्ट्रांग मूव दे रहे हैं कि पूछे मत। नवीन फ्लोरिन की कल की क्लोजिंग बेहद शानदार थी, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ ये और 4112 के स्तर पे, याद रखिएगा, इसने स्ट्राइक किया एग्जैक्टली अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। फिर लेके आइए आप जरा रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस में एस्ट्रल पॉली, ये स्टॉक लगभग 2092 पे। अगर आप पूछें तो एक बहुत क्लीन चार्ट है एस्ट्रल पॉली, आपकी स्क्रीन पर आएगा और लगभग आप समझ लीजिएगा कि सितंबर 2022 से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको काटने के अगर आप देखें बेहद नजदीक खड़ा हुआ है एस्ट्रल। उसके बाद लेके आइए आप टाटा कम्युनिकेशन, बहुत बेहतरीन चार्ट और ऑप्शन डेवलपमेंट तो नहीं लेकिन टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देखें बेहद शानदार है, इस पर नजर रखिएगा। आईजीएल एमजीएल का कॉम्बिनेशन, कल याद रखिएगा, कल ऑयल एंड गैस स्पेस लॉन्ग साइड पे सबसे बड़ा ओआई गेनर था। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, स्ट्रॉन्ग क्लोज, एक इस स्पेस पे आपको नजर रखनी है। और सन फार्मा, देखिए सन फार्मा आपको शायद प्राइस वाइज लगे कि भाई लाल निशान में है, लेकिन ना, सन फार्मा ने शुक्रवार को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट की थी जिसमें ये करीब समझ लीजिएगा कि 1030 को छू के आया था। क्लोज बहुत बेहतरीन था। कल एक पॉज डे था, कल एक इनसाइड डे था, कैंडल रही उसी कैंडल के अंदर, बट प्राइस पैटर्न बहुत एग्रेसिव था। और जायडस में तो ये दुनिया ही जानती है कि कितना बढ़िया ब्रेकआउट था। मैं इसमें थोड़ी स्कैनिंग कर लेता हूं। जायडस का क्लोज जो आया था, याद रखिएगा, वो इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, इट वाज हाईएस्ट क्लोज सिंस दिसंबर 2021। राजेश पालवी जी, ये मैंने एक स्कैनिंग चलाई थी, ये स्टॉक्स में नोटिफाई किए। आपका प्रेफर्ड और टॉप कॉल इसमें से कौन सा रहेगा अगर 2 पिक करने हो, बहुत संक्षेप में? तो वीरेन जी 2 स्टॉक है। पहला तो नवीन फ्लोरिन, डेफिनेटली बिल्कुल एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा, जिस तरीके से पूरे स्पेस में एक बाइंग मोमेंटम है, कल के सेशन में एक लॉन्ग बिल्टअप बना है। हमें लगता है नवीन फ्लोरिन पे यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। अपसाइड में हमें लगता है 4200 इसका एक इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 4085 के आसपास। और दूसरा जायडस लाइफ, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम एक्शन कल जिस तरीके से किया है स्टॉक ने, अब हमें लगता है 460 के ऊपर बना रहा तो स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 490 और 510 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो जायडस लाइफ 460 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेंड लिया जा सकता है। ओके, जहां तक वीरू ने एस्ट्रल की बात करी, ध्यान रखिएगा आज रिजल्ट्स पे बोर्ड मीट है। उस बोर्ड मीट पे दरअसल एस्ट्रल का मैनेजमेंट बोनस शेयर डोल आउट करने पे भी विचार करने वाला है, तो आज बड़ा इवेंट वाला दिन। लेकिन चलिए मुनाफे की तैयारी को अब इस नोट पे समेट रहा हूं। शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।
सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब आप देख रहे हैं पहला सौदा। मंगलवार का दिन है और क्यूज वीरू पॉजिटिव आधे % के उछाल के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे, इस तरह के सिंगापुर से इंडिकेशंस आते हुए। चलिए, सिंगापुर की बात तो आपने कर दी, अब एक काम करते हैं, धरातल की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल कैसे हैं। और आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट टेक्स आएंगे, इट्स 17,865, 92 अंकों पर सेंसेक्स लाल निशान में है। और जरा स्टॉक स्पेसिफिक रुझान देखते हैं। लेट्स ब्रिंग टाटा स्टील फर्स्ट, क्योंकि देखिए सारा एक्शन यही होगा क्योंकि नंबर्स बहुत खराब हैं। और आपकी स्क्रीन पे देखिए, मैं जब ये पढ़ना शुरू करता हूं कि रीत है क्योंकि प्री ओपन लेना है तो लेना है, लेकिन ये बहुत वाइल्ड होता है। इट्स 10% डाउन, लगभग टाटा स्टील करीब 1100 करीब ₹12.25 नीचे ट्रेड करता हुआ 105.70 के जोन में। तो एक ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मेटल्स के लिए। मेटल्स में कल बहुत याद रखिएगा ज्यादा शॉर्टिंग हुई थी, तो टाटा स्टील। उसके बाद लेके आइए आप LIC हाउसिंग फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस। ये दो स्टॉक्स में और देखना चाहूंगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए अपने नंबर से पहले भी काफी वीक था, ₹5 नीचे, करीब 383 के स्तर पे ₹5.25 नीचे। इट्स अ क्लियर कट ब्रेकडाउन केस। मुथूट फाइनेंस अनचेंज्ड, अपरिवर्तित है। अब आइए जरा स्टेबिलिटी वाली केस पर कि क्या स्टेबिलिटी लेके आएगा बाजार में। थोड़ा सा अदानी पोर्ट्स 3.5% ऊपर। और अगर आप देखें रुझानों में ICICI बैंक 867 पे 1.5% ऊपर। और आप देखें कोई इंप्रेसिव स्टॉक जो कि इस वक्त अच्छा कर रहा है, उसमें मैं देखूं तो यहां पर NTPC में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है। लेकिन अगर आप बैकफुट पे देखें जो स्टॉक्स में पेन है, टाटा स्टील, अदानी पावर में आज भी 5% का नुकसान है आपकी स्क्रीन पे। BPCL बैकफुट पे आता हुआ थोड़ा 1.5%। और साथ ही साथ PVR, DLF, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे ट्रेड कर रहे हैं। दो स्टॉक्स और दिखाइएगा, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कल भी निफ्टी को थोड़ा सा पेन में रखा और HDFC आपकी स्क्रीन पे 1659 का 0.5% ऊपर। रिलायंस 2322 एग्जैक्टली देखना होगा, ये 2300 का पुट राइटर उसका आउटस्टैंडिंग ये मैं कुछ देर में जज करूंगा, आई थिंक देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इट्स 17,824 मोर और लेस। आपको अगर यही ओपनिंग होती है तो वही ट्रेजेक्टरी मिलेगी जो कल के मॉर्निंग हाइज थे। आशीष बिल्कुल ठीक, एक बार सेटल होने देते हैं, फिर इन ट्रेड्स को हम लोग रिविजिट करेंगे। उसके बाद एक बार स्ट्रैटेजी को भी, आज सुबह जो मेंशन हुई है निफ्टी को और निफ्टी बैंक को लेकर अप्रोच, प्री ओपन सेटल होने के बाद कहां सेटल होते हैं, उसके बाद एक बार स्ट्रैटेजी रिविजिट कर ली जाएगी। लेकिन पहले रुपया आप स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। 82.72 कल का क्लोज था, 82.67, यानी कि 5 पैसे की हल्की मजबूती के साथ रुपया ट्रेड करता हुआ। कल जिस तरह से डॉलर इंडेक्स इंचअप कर गया था, हम थोड़े से दिक्कत में आ गए थे। कल सुबह हम लोग मेंशन भी कर रहे थे कैसे रुपया खुला था। तो आज तो रिलेटिवली स्टेबल रुपया खुलता हुआ, महज 5 पैसे की हल्की मजबूती के साथ कामकाज। कमोडिटीज की बाकी ओपनिंग, वो बुलियन, वो कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर आएगा। सोना, चांदी, कच्चा तेल सब हरे निशान में। कच्चा तेल क्योंकि हम लोग सुबह मेंशन कर रहे थे क्रूड कैसे $80 के सब लेवल से 81, 82 लेवल्स पे पहुंच चुका है इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट का भाव। और वजह थी चाइना के ओपनिंग अप को लेकर, डिमांड को लेकर कॉन्फिडेंस। हमारे यहां 75-76 रुपए की मजबूती, 1.25% के उछाल के साथ क्रूड शुरुआत कर रहा है 6207 के लेवल, 6200 के ऊपर के टिक्स। चांदी 1/4% उछाल, 161 रुपए की मजबूती, 67,560 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ। और लाइकवाइज सोना हल्के हरे निशान के साथ 90 रुपए मजबूत, 57,000 के ऊपर वापस, 57,045 के लेवल्स पर ट्रेड। वीरू इसीलिए सुबह मेंशन कर रहे थे कि आज गलती से भी जोश में आके ज्वेलरी स्टोर ना आ जाए। 57,000 के ऊपर के टिक्स वीरू वापस सोने में नजर आएंगे आपको। चलिए, आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर, हरे और लाल दोनों का तड़का है। दो जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स, क्योंकि जनवरी का डेटा इनकरेजिंग है। ICICI लोम्बार्ड के प्रीमियम्स में 16% और उसके सामने न्यू इंडिया इंश्योरेंस के प्रीमियम में तो 42% का जंप। दोनों ग्रीन। न्यूको विस्तार ठीक ठाक नंबर्स, लेकिन इन पर्सपेक्टिव अच्छे लगेंगे अपने पीयर सेट से। मार्जिन्स डिफेंड कर रही है कंपनी।
जेके पेपर का वाकई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, मोंटे कार्लो ने मार्जिन एक्सपैंड करे, टीसीपीएल पैकेजिंग के अच्छे नंबर्स हैं, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस हाईलाइट है, तेजस नेटवर्क्स ने बाउंस बैक वापस किया है, रेवेन्यूज में एक तगड़ा इंप्रूवमेंट है, एबिटा पॉजिटिव हो गया वापस। 3 नंबर जो एक्चुअली कमजोर थे, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स रेवेन्यूज से लेके बॉटम लाइन तक हर नंबर डिसअपॉइंटिंग। इंडोकाउंट के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और वीमार्ट रिटेल ने भी ऑपरेशनल चैलेंजेस नजर आए। तो ये तो बात हुई आशीष की टीम की, और अब मेरी टीम की तरफ अगर रुक करें तो शुरुआत ऑब्वियसली रेट से थोड़ा बहुत करेंगे। टाटा स्टील रिजल्ट्स थोड़े कमजोर, अगर हम यूरोप ऑपरेशंस की बात करें तो वहां थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको आती हुई नजर पड़ी है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये 2 कंपनी है जिन्होंने रिजल्ट्स थोड़े इनलाइन से वीक दिखाई दिए हैं। LIC हाउसिंग ऑब्वियसली मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल ज्यादा क्लैरिटी देगा, और टाटा स्टील में भी आप ये देखेंगे कि कल लगभग 2-2.5% की गिरावट स्टॉक में थी, तो देखते हैं आज कैसे खुलता है स्टॉक। एशियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। दीप इंडस्ट्रीज में भी आपको एबिटा में 35-40% की ग्रोथ नजर आती हुई नजर पड़ी है। दीप इंडस्ट्रीज ने स्टॉक स्प्लिट भी किया हुआ है, तो ये स्टॉक पे रहेगी नजर। कॉनकॉर अगर हम देखें तो फ्रेट का जो रेलवेज का डेटा है काफी स्ट्रांग आया है जनवरी तक का, और कहीं ना कहीं ये इसको भी लाभ करेगा, ऐसी उम्मीदें एनालिस्ट कर रहे हैं। RVNL सर्किट फिल्टर रिवाइज हो गया है, 5% से 20% का सर्किट फिल्टर हो गया है, और ये एक रेलवे स्टॉक है जिसने सबसे बेहतरीन रिटर्न्स ईयर टू डेट दिए हैं, लगभग 103-104% के आसपास। तो ये स्टॉक में शायद मोमेंटम फिर से एक बार ट्रेडर्स के लिए बनता हुआ नजर पड़े। अल्ट्राटेक सीमेंट, धामपुर शुगर और किर्लोस्कर फेरस, ये वो 3 स्टॉक्स है जिन्होंने अपनी नई कैपेसिटी ऐड की है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक नया ग्राइंडिंग यूनिट ओडिशा में शुरू किया है। अगर हम बात करें धामपुर शुगर की, तो इन्होंने एक नया डिस्टिलेशन यूनिट शुरू किया है, कैपेसिटी बढ़ के लगभग 130 किलोलीटर हो गई है पर एनम। और किर्लोस्कर फेरस ने एक नया कोक ओवन शुरू किया है, जिससे शायद आपको प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर पड़े, रिजल्ट्स में आपको आने वाले क्वार्टर्स में फायदा होता हुआ नजर पड़े। तो ये वो 10 स्टॉक्स मेरी लिस्ट में जहां फोकस आज करना चाहिए। जी, तो आपने 2 टीम्स देखी, आशीष की टीम और नितिन की टीम। राजेश जी, आपको ट्रेजेक्ट्री मिल रही है करीब 25 पॉइंट ऊपर की, और 17,790, हालांकि अभी फ्रीज नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 1 मिनट का अंतराल अभी और है, बट कोई बहुत सब्सटेंशियल गैप अप नहीं मिल रहा है। आई थिंक SGX निफ्टी में जो था वो कम से कम वास्तविकता में तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी। आपकी अप्रोच क्या होगी इन दोनों टीम्स में से, एक खिलाड़ी कौन सा होगा आपका? देखिए, अप्रोच है मिड कैप्स पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो थोड़ी मोमेंटम जो है डिप्स के बाद आता है, वो मिड कैप्स में ही आता है। दैट इज द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो व्यू है थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेडिंग वाला है। तो अगर यतिन जी की टीम से मैं शुरुआत करूं तो मेरा पिक रहेगा कंटेनर कॉर्प। कल भी हमारी बात हुई थी इस पे दोपहर में, यहाँ पे लोअर लेवल से कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी से पुल बैक आ रहा है। इसका टारगेट होना चाहिए 640 से लेकर 650। 620 पे खुल रहा है, 610 का स्टॉप लॉस होगा, तो इससे बाय इन कॉनकॉर। अगर आप ICICI आशीष जी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ICICI लोम्बार्ड, मुझे लगता है यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रा कॉल है, क्योंकि कल जिस तरह से ये लोअर लेवल से इसमें बाइंग दिख रही है, दैट इज व्हाट द कैंडलस्टिक्स आर सजेस्टिंग। मुझे लगता है पिछले 10 दिनों से 8 दिनों से ये जो कंसोलिडेट हो रहा है, इसका ब्रेकआउट आज मिलेगा। इसका टारगेट होगा 1180 का, 1140 पे खुल रहा है, 1125 का स्टॉप लॉस। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे, और क्विकली आज के टॉप 10 बता देता हूं मंगलवार के लिए। सबसे पहले निफ्टी की एक कंपनी के रिजल्ट्स पर रिएक्ट करना है, टाटा स्टील, और काफी कमजोर नंबर्स आते हुए, यूरोप से अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट, एक्सपेक्टेशन से कहीं कम मार्जिन्स का आंकड़ा, दबाव में रहेगा शायद ये स्टॉक। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर था, वायदा बाजार की 2 कंपनीज के आने थे। पहला LIC हाउसिंग फाइनेंस, कमजोर नंबर्स है ऑल ओवर द प्लेस, ये स्टॉक भी आज कमजोरी के साथ ट्रेड करेगा। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, वो लिखी हुई है स्क्रीन पे। तीसरा नंबर जो था वायदा बाजार का, वो था मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस के नंबर्स कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ापुरम से कंपेयर करेंगे तो बेहतर है, पर ये कहने वाली बात हो गई। अदरवाइज इंडिविजुअली वीकनेस कंटिन्यू करती हुई सारा धंधा ज्यादातर बैंक की तरफ चैनलाइज हो रहा है, वो दिक्कत बनी हुई है। कैश मार्केट के नंबर्स में जो स्टैंड आउट कर रहा था वो जेके पेपर्स का नंबर था। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन नंबर्स, टॉप लाइन हो, मार्जिन परफॉर्मेंस हो, ऑपरेशनली गजब का परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया है। जनवरी के
इंश्योरेंस प्रीमियम के आंकड़े, जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम के आंकड़े आए, तो ऐसे में रखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अच्छे नंबर्स हैं उसकी तरफ से आते हुए, बहुत अच्छे नंबर्स हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस की तरफ से, इवन स्टार हेल्थ के नंबर्स अच्छे हैं। जनवरी में इस पूरी इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है, तो ये पूरा स्पेस रडार पे रहेगा। एसबीआई लाइफ नहीं, मैं जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। आज निफ्टी की 3 कंपनीज के नंबर्स आने, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट, रखिएगा इन स्टॉक्स को रडार पे। एस्ट्रल, वीरू चर्चा ही कर रहे थे, डेटा इंटरेस्टिंग है, रिजल्ट्स के साथ साथ आज दरअसल एस्ट्रल का मैनेजमेंट बोनस शेयर डोल आउट करने पे विचार करने वाला है, इसीलिए और रडार पे आता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस, आपको याद होगा हम लोगों ने मेंशन करा था, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के बाहर निकाली जा रही है, इफेक्टिव आज से ये उस इंडेक्स के बाहर हो जाएगी। एफएनओ कर्व में अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंटिन्यू कर रहा है, जब इसके नंबर्स आ रहे हैं, ये स्टॉक अब वायदा के कर्व में नजर आएगा आपको। और लास्ट में 3 हैवीवेट्स निफ्टी फाइनेंशियल्स के रखिए रडार पे। कल पॉलिसी आनी है वो अपनी जगह, लेकिन ये तीनों हैवीवेट्स 50% ज्यादा कंपोनेंट है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और आज वीकली एक्सपायरी की हम लोग कर रहे होंगे तैयारी। लेकिन चलिए प्री ओपन जो सेटल हुआ है प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। निफ्टी 25 पॉइंट उछाल, हल्के हरे निशान के साथ वीरू 17,790 के टिक्स। क्या बन रही है स्ट्रैटेजी, एक बार रिविजिट कर ली जाए क्विकली। जी देखिए आशीष, 790 तो कम से कम एक बाय करने का जोन नहीं है, क्योंकि ये है 800 के कॉल का बिल्कुल नजदीकी जोन। सो फंडा वही रहेगा। अगर मुझे इस ट्रेड पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखना है तो बाय कीजिए क्लोजर टू 725, 730। डायरेक्टर साहब प्लीज 3 स्टॉक्स लेके आइएगा, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। और अगर आप एक और चीज देखें आशीष, निफ्टी आईटी मेरे लिए थोड़ा दिक्कत का सबब होगा, तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज ट्राई टू बाय क्लोजर टू 720, 730 जो मैंने आपको बेस 1 दिया है। अगर हम 810 के जोन के ऊपर थोड़ा सस्टेन करते हैं 810, यानी कल के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलेक्टर के जोन के ऊपर 810, 815, 820, तब एक ट्रेड देखेंगे अगर उसके ऊपर सस्टेन करेंगे, अदरवाइज नहीं आशीष, क्योंकि 800 का कॉलेक्टर कल का सबसे बड़ा कॉलेक्टर था। अबाउ 810 जो लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 810, 820 के ऊपर, स्विंग टुवर्ड्स 847, 871 20 डेमा तक, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में खुल रहे हैं। एंड सेम इज द केस विद आशीष निफ्टी बैंक। पहला रेजिस्टेंस हमारा क्या था 41,510, ये 41,513 पे है। यू नीड टू सस्टेन अबाउट 510 फॉर सम ड्यूरेशन, तभी एक स्विंग मिलेगा 671 तक। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे खुल रहा है आशीष इस वक्त। चलिए ये हो गई स्ट्रैटेजी, खुलने में अब कुछ ही समय बचा रह गया। शुभम अग्रवाल पैनल में जुड़ते हुए, तो शुभम से भी जान लिया जाए उनका प्रेफर्ड पिक। शुभम गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आज का जो ट्रेड है वो खरीदारी के राय है टीवीएस मोटर पे, और अगर हम ऑटो स्टॉक्स को देखें तो ऑटो स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और बहुत सारे ऑटो स्टॉक अब जो प्रीवियस स्विंग हाइज है उसके आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है टीवीएस मोटर में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है और वहां से और थोड़ा सा अपसाइड आता हुआ दिखना चाहिए। 1100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लगभग 9 रुपए 50 पैसे पे कल क्लोज हुआ था, इस पे खरीदारी की राय है। 15 रुपए का लक्ष्य होगा, 6 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज टीवीएस मोटर पे खरीदारी की राय। ओके, टीवीएस मोटर्स पे अब आपका बाय है, और कुछ चीज जो कि इंप्रेस कर रही है इस प्री ओपन में। लेट्स चेक एमएनएम। शुभम, एमएनएम को आपने टीवीएस पे किया, टू व्हीलर स्पेस। लेट्स ब्रिंग एमएनएम। एमएनएम एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था भी, और 1376 पे अगेन आई थिंक 1382 पे ये अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक खुलेगा। एक टिपिकल फ्लैग है स्क्रीन पर, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक पे? ये मेरा सेकंड चॉइस था, बिकॉज ऑटो स्टॉक्स ही मुझे लगता है कि मोमेंटम में रहेंगे, और एमएनएम जो प्रीवियस अपने ऑल टाइम हाई के काफी करीब है, और अब मुझे लगता है कि ये क्रॉस होता हुआ भी दिखेगा। तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर है और बिल्कुल इस पे खरीदारी की राय है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन के थ्रू हम एक ट्रेड बना सकते हैं। लगभग 23 रुपए 90 पैसे पे कल क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे 18 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 32 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। ओके, इस कॉल ऑप्शन पर नजर रखिएगा। 17,790 निफ्टी, 41,513। थोड़ा रखिए धैर्य, 810, 820 के वर्टिकल को जोन को थोड़ा देखिए सस्टेन हो रहा है तो करेंगे बात लॉन्ग की। लेकिन चलते हैं आशीष के पास बड़ी वॉल पर इस ओपनिंग को देखने के लिए। आशीष, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू, मच नीडेड। कल के प्रेशर से कुछ उभरने के इंडिकेशंस हैं, पर उस तरह का मीनिंगफुली उभरेंगे नहीं जितना एसजेएक्स निफ्टी बना रहा था हमको कि आधे % का उछाल आ जाएगा तो कल की पूरी रिकवरी प्ले आउट हो जाती, पर ऐसा नहीं होना है। हम हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। यूएस के फ्यूचर्स एज वी आर गोइंग टू ओपन 1/4% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए 17,823 ये था कल का हाई। देखते कहा जाते हैं हम लोग 780 785 के लेवल्स, इनफैक्ट और भी फ्लैटिश ओपनिंग होती हुई इस समय आपको नजर आएगी। अब हम कल के क्लोजिंग लेवल्स की तरफ हर टिक के साथ ठंडे पड़ रहे हैं और हम शायद अब 765 कल के क्लोजिंग लेवल्स पे आके खड़े हुए हैं। लाल निशान पे अब निफ्टी आता हुआ, जो एसजेएक्स निफ्टी आधे % के अपटिक्स की बात कर रहा था, दरअसल ऐसा कुछ नहीं हुआ, म्यूटेड ओपनिंग हुई और हम लाल निशान में स्लिप होते हुए नजर आएंगे। निफ्टी आईटी सुस्ती के साथ कामकाज करता हुआ आज भी पस्त पड़ा हुआ आपको नजर आएगा और निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर कहने के लिए है, अभी भी हरे में है, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश टेरिटरी की तरफ जाता हुआ। निफ्टी वही कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही घूम रहा है, 758 760 के जोन्स। तो ट्यूसडे की फ्लैट ओपनिंग और एक्सपेक्टेशन से कुछ म्यूटेड ओपनिंग होती हुई आपको नजर आएगी। मैं सेक्टोरली बाद में जाऊंगा, पहले मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट्स एक बार क्विकली दिखा दीजिए। मिड कैप्स 1/4% के आसपास के उछाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स भी 1/4% उछाल के साथ और बाजार की ब्रेथ बढ़िया है। 4:1 3:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। लाइए भाई निफ्टी एक बार दिखाइए, उसके बाद सेक्टोरली चला जाए कहां का मूड है। फ्लैट है, हल्के हल्के टिक्स पे आने की कोशिश करता हुआ 10 पॉइंट ऊपर निफ्टी। आईटी और बैंक्स दो इंपॉर्टेंट पॉकेट्स बता दिए मैंने, बैंक्स कुछ मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं, ये सुबह बातचीत हो रही थी, बेहतर प्लेस नजर आ रहे हैं, 1/4% ऊपर है बैंक्स। बैंक्स के अलावा डायरेक्टर साहब बाकी पॉकेट्स को लेगा, आपने मेटल्स दिखाया था, देखें किस तरह की सेक्टोरल ओपनिंग्स हो रही है। उसके बाद हीट मैप पे चलेंगे। मेटल्स कोई हिंडाल्को हुआ, कोई टाटा स्टील हुआ या कोई ग्लोबल क्यूज हुए, सब हावी हैं। 1% की कमजोरी के साथ मेटल्स कामकाज करते हुए कई एक्सपर्ट्स ने, सतपुते साहब ने, पालिया साहब ने, अभी शुभम ने ऑटो एंसरी को चुना था। ऑटोज इस समय ग्रीन में 1/4% उस इंडेक्स में उछाल के साथ शुरुआत हुई है। एफएमसीजी पेन में है, 1/3% दबाव के साथ इस समय एफएमसीजी ट्रेड करता हुआ। फार्मा ठीक है 1/3% के उछाल के साथ। लाइए निफ्टी और उसके बाद चला जाए हीट मैप देखने के लिए। निफ्टी इस समय बिल्कुल एज फ्लैट एज इट कैन गेट, जब से खुला है एकदम ही कल की क्लोजिंग के आसपास होर अराउंड करता हुआ आपको नजर आएगा। 750 760 के लेवल्स में छोड़े जा रहा हूं। निफ्टी के हीट मैप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लाइए भाई 50 स्टॉक्स। हिंडाल्को और टाटा स्टील टॉप लूजर्स अपने अपने डेवलपमेंट्स के चलते। कोई हिंडाल्को अपने आप नोवेलिस के खराब प्रदर्शन से जूझता हुआ, कोई टाटा स्टील अपने यूरोपियन ऑपरेशंस का दबाव झेलता हुआ। आईटीसी कल अच्छे नंबर्स के बाद पस्त पड़ा, ऊपर की स्तरों से ठंडा पड़ा और आज फाइनली कुछ प्रॉफिट टेकिंग। नंबर्स से पहले या बजट के बाद बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस था, आज मीनिंगफुल नॉक ले रहा है, हैवी वेट है, 1.5% दबाव के साथ। हीरो मोटोकॉर्प प्रेशर में कंटिन्यू करता हुआ आपको नजर आएगा। एसबीआई इन रेड, एचडीएफसी लिमिटेड इन रेड, ये दो हैवी वेट्स अलग से मेंशन कर रहा हूं। एचयूएल वो दिखा था आपको क्यों, एफएमसीजी 1/3% दबाव में था। आईटीसी और एचयूएल दोनों करेक्ट हो गए इस समय कामकाज करते हुए। अच्छी बात कर लेते हैं, मंगलवार का दिन तेजी की तरफ बढ़ रहा हूं। अदानी ग्रुप की दो कंपनीज टॉप निफ्टी मूवर्स के तौर पे। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप निफ्टी गेनर 2% का उछाल। अदानी पोर्ट जिसके आज नंबर्स आने, ध्यान रखें एफएनओ कर्व में भी है, 0.25% की मजबूती। फार्मास्यूटिकल्स दिवीज और डीआरएल दोनों ऊपर नजर आएंगे आपको। दिवीज पिछले कई दिनों के पेन से अब कुछ रिस्पाइट दिखाता हुआ 1.25% ऊपर है। कुछ फाइनेंशियल्स, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक ऊपर के स्तरों पर नजर आएंगे। ऑटोज इंटरेस्टिंग है, हीरो मोटोकॉर्प मैंने देखा था लाल में, उसके सामने बजाज ऑटो वन ऑफ द टॉप गेनर्स के तौर पे 0.5% उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। बजाज फाइनेंस मूव करता हुआ। एक हैवी वेट देख लूं, रिलायंस 1/4% ऊपर, टीसीएस फ्लैट है, मुझे इंफोसिस और टीसीएस दोनों फ्लैट, लेकिन अब इन ग्रीन टिक्स पे कामकाज करते हुए। खैर ये हुई निफ्टी की ओपनिंग, हमने 55-60 के लेवल्स पे छोड़ा था, इस समय 75 के ऊपर के टिक्स आ रहे हैं। निफ्टी लेकर आइएगा स्क्रीन पे प्लीज, 17,780 आप, हाँ तो हमने जहां छोड़ा था उससे तो कुछ टिक्स बेहतर होते हुए। वो टीसीएस और इन्फी इसलिए मेंशन कर रहा था, प्री ओपन में लाल में थे, अब वो हरे में, और निफ्टी आईटी 1/4% मजबूत जो लाल में शुरुआत हुई थी। बैंक्स 1/4% मजबूत, दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट थोड़ी सी सपोर्टिव होती हुई। निफ्टी अब 20 अंक ऊपर 785 के लेवल्स। वीरू धीरे धीरे कुछ रिजल्ट्स बाद में होगा डायरेक्टर साहब,
हमने टाटा स्टील दिखा दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो था, बाकी रिजल्ट्स बाद में। अब वीरू से पहले स्ट्रैटेजी समझी जाए। 790 कुछ अब धीरे धीरे स्क्रीन पे कुछ स्पाइट, आईटी, बैंक दोनों पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए। ओपनिंग कैसी लगी, क्या वॉच आउट करना है? देखिए ओपनिंग ठीक है, और ओपनिंग एग्जैक्टली आप देखें थोड़ी सिंक भी हुई, और सिंक होने के बाद निफ्टी ने जो इंट्राडे लो लगाया वो था करीब करीब 17,755, यानी एक मीनिंगफुल पॉइंट तक गया। और अब अगर आप देखें डी हाई की तरफ आता हुआ, आशीष देखिए बड़ा एडवांटेज है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी ने कल के ओपन को क्रॉस कर दिया है, और कल टीसीएस और कल एचसीएल टेक्नोलॉजीज मंदी में पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं थे, याद रखिएगा। तो निफ्टी आईटी इज एन एडवांटेज, एडेड एडवांटेज। निफ्टी बैंक 41,438 पे, याद रखिएगा ये जो 500 का जोन है ना, ये पार हो तो अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, स्विंग बेहतर होंगे। या तो देखिए दो फंडे हैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की, या तो टिकट अराउंड 271 300, या फिर क्रॉस करने दीजिए 510 की ट्रेजेक्टरी को। कमांड कहीं से तो मिले, कन्वर्शन कहीं से तो मिले। निफ्टी अभी देखिए टर्बुलेंस में है, लेकिन अच्छा मूव तभी आएगा जब आप कल 810 820 के जोन को बाइसेट कर देंगे। बट अभी स्क्रीन पे एक एडेड एडवांटेज है फॉर अस इज निफ्टी आईटी। एक क्लियर डाइवर्जेंस है बिटवीन नैस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस यस्टरडे और हमारे निफ्टी आईटी की। अच्छा आशीष, मैं आपको एक चीज बताऊं, सिर्फ चंद सेकंडों के लिए एक चीज बाजार में हुई। 1 फरवरी के बाद से लेकर अब तक, आज के सेशन तक, फर्स्ट टाइम फॉर अ मिनट अदानी एंटरप्राइजेस ने प्रीवियस डे के हाई को एक बार क्रॉस किया। फर्स्ट टाइम इन लास्ट 5 सेशन में कुछ घड़ी के लिए अपने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस किया। ये जो कि प्लेस्ड है 1620 पे आशीष, फर्स्ट टाइम। चलिए कुछ देखते हैं अब इवेंचुअली आज दिन के दौरान बिहेवियर कैसा रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स क्विकली मेंशन करता हूं। भारतीय एयरटेल अपने नंबर से पहले अब आधे % मजबूत, नंबर अच्छे होंगे। अफ्रीका को पता ही है, इंडियन ऑपरेशंस बेहतर करेगा, आरपू और इंप्रूव होंगे 3 साढ़े 3 रुपया, इस तरह से एक्सपेक्टेशंस है। बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आ गए। हीरो मोटोकॉर्प नंबर से पहले 1/3% के हल्के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। वायदा बाजार का एक्शन क्विकली कैप्चर कर लिया जाए। मुथूट फाइनेंस, ये तो रिजल्ट रिएक्शन है, 3% दबाव। अपोलो टायर्स प्रॉफिट टेकिंग आ गई है, अच्छी कमेंट्री थी उसके इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में, लेकिन अब दबाव आता हुआ। हिंडाल्को, टाटा स्टील टॉप लूजर्स है। कल 2.5% के आसपास गिरे थे, उसके ऊपर आज फिर 2.5% के दबाव के साथ इस समय कामकाज होता हुआ इन स्टॉक्स में नजर आएगा। अदानी एंटरप्राइजेस वायदा का भी टॉप गेनर बन गया है, 4% की मजबूती के साथ अब इस समय कामकाज करता हुआ। अश्वत्थ दामोदरन को 975 985 की इंट्रिंसिक वैल्यू नजर आ रही थी, अब वो 1630 35 के जोन पर इस समय खड़ा हुआ। अदानी पोर्ट्स नंबर से पहले 2% मजबूत, अच्छा लग रहा है स्टॉक्स की स्टेबिलिटी देखकर। टीवीएस मोटर्स एक्सपोर्ट की पिक मेरे ख्याल से अभी शुभम की पिक थी, 0.25% ऊपर नजर आएगा आपको। ठीक है, बजाज फिनसर्व मजबूत, ये दो गए वायदा की चाल। ठीक है, ब्रेथ थोड़ी सी अब सिंक होती हुई 2-for-1 का रेशियो। हमने शुरुआती रेशियो देखा था 4-for-1 एडवांसेस के फेवर में, लेकिन अभी भी 2-1, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 इन ग्रीन कामकाज करते हुए। समय वेस्ट करे बिना जरा आप शुरुआत कर देते हैं समय की टॉप पिक्स की। बाजार खुलने के बाद एक्सपर्ट ने 6 मिनट 7 मिनट क्या ऑब्जर्व करा। क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर रहा हूं, और शुरुआत कर रहा हूं शुभम के साथ। शुभम, कौन सा क्विक सिंगल आपने आइडेंटिफाई करा? आशीष जी, अभी क्विक सिंगल में जो नेक्स्ट पिक होगा वो होगा डॉक्टर रेड्डीज का, जहां पे अगर हम देखें तो काफी बेहतरीन एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 4400 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी लगभग 118 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 100 रुपए पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 145 150 तक के लक्ष्य यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी पे खरीदारी की राय। खुलते ही डॉक्टर रेड्डीज और कोई दिवीज लैब बेहतर कर रहे थे, डॉक्टर रेड्डीज पे कॉल आया है। 4400 का कॉल, फरवरी वायदा, खरीदने के मौके ढूंढिएगा। शुभम को पसंद आ रहा है ये। 2 लोगों ने बाजार खुलते ही हाथ उठाया, मैंने मिस आउट कर दिया, सतपुते साहब और गाबा सर ने। इन दोनों के पास चलते हैं, पहले इनसे इनकी क्विक सिंगल्स की पिक ले लेते हैं। गाबा सर, कौन सा? बड़ा एग्रेसिव कॉल है, और वो है ग्रासिम का। कल लास्ट वीक बहुत अच्छा था, इस हफ्ते भी अच्छा है। ग्रासिम ट्रेड कर रहा है 1627 पर। ग्रासिम में 640 से 650 नजर आते हैं, वहां तक जाना चाहिए। आज का लो स्टॉप लगाना है बस
1620 का क्रॉस है। दोनों ही इंडिसेस अब एक साथ अपने सप्लाई जोन को स्ट्राइक करने जा रहे हैं और डेरिवेटिव्स के टॉप 2 गेनर्स अदानी एंटरप्राइजेस एंड पोर्ट्स टॉप गेनर्स, और एक स्टेबिलिटी को पुश करने वाला स्टॉक हमारे पास और है। लेट्स ब्रिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये एक पुश करता हुआ स्टेबिलिटी को लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हमको मिलते हुए। राजेश सतपुते जी के पास एक कॉल है। राजेश जी, क्या कॉल होगा आपका पोस्ट ओपनिंग? वीरेंद्र जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, नजर रिलायंस पे भी है। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल तो होगा रिलायंस पे, लेकिन आपको अगर रिकॉर्ड पकड़ना है, जो मॉर्निंग पकड़ते हैं वो है एम्फोसिस बीएफएल में। इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन, आप पेनेंट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट हुआ है एम्फोसिस बीएफएल में। सो इट्स अ बाय इन एम्फोसिस। स्टॉप लॉस होगा 2090 का, परफेक्टली बता मैं, और इसका टारगेट बनेगा करीबन 2200 से लेके 2220 का। तो 2220 के टारगेट के लिए एम्फोसिस बीएफएल इज अ बाय। ओके, एम्फोसिस आपका बाय है और करीब करीब निफ्टी आईटी 100 पॉइंट ऊपर है। और निफ्टी आईटी ने, याद रखिएगा क्या हुआ, कल निफ्टी आईटी परसों के नेस्डेक के परफॉर्मेंस का गिरा था, लेकिन निफ्टी आईटी ने कुछ देर पहले ही अपना जो ओपनिंग पॉइंट था कल का, जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसको क्रॉस किया है। दैट्स गुड। शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज के कन्विक्शन ट्रेड के लिए मेरा पिक रहेगा ऑटो स्पेस में से टीवीएस मोटर्स। हमने देखा है कि पिछले रेजिस्टेंस जो करीबन 1075 का हुआ करता था, वहां आज टच करके उसको सरपास करने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। और इस सीरीज में अगर हम देखें, यहाँ पे अभी तक लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, कम से कम 8.5% का ओआई एडिशन हुआ है यहाँ पे, तो काफी शानदार रूप से प्लेस्ड है। डेरिवेटिव्स वाइज और टेक्निकल वाइज भी एक अच्छे सपोर्ट लेते हुए 990 के आसपास घूमा है स्टॉक। हायर हाइज हायर लोस बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1111 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 1050 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। ये बाजार खुलने से पहले का जो लास्ट कॉल था वो टीवीएस मोटर ही था। खुलने के बाद अच्छा मोमेंटम स्क्रीन पे पिकअप हुआ है और आप शिवांगी मानती हैं इसी स्टॉक पे दाव लगाया जा सकता है, तो टॉप कॉल भी बना और अब ये पिंच हिटर के तौर पे भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। मानस, क्या आइडेंटिफाई किया इस समय स्क्रीन को देख के, क्या लग रहा है सबसे प्रेफर्ड क्विक सिंगल कौन सा? आशीष जी देखिए, कल भी मैंने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद जायडस लाइफ की बात की थी। एक फ्रेश ब्रेकआउट था, 485 के मैंने टारगेट मेंशन किए थे, 465 पे रिकमेंडेशन था। उसके बाद कल हमने 75 के आसपास के हाइज देखे, कंसोलिडेशन शुरू हो गया था। कल हमने पूरे दिन दोपहर के बाद से कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन आज लग रहा है कि रैली फिर से रिज्यूम हो गई है। तो जायडस लाइफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 469 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 492 के टारगेट सेट करेंगे। जायडस लाइफ कल भी बहुत अच्छे मूव्स आए, कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। मानस, लग रहा है फिर से तेजी रिज्यूम होगी। कविता मैम, इस समय का प्रेफर्ड पिक क्विक सिंगल कौन सा? या सो आशीष जी, मुझे आज B2 अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लाइक बजाज फाइनेंस अपने 20 डेमा के ऊपर निकला है और कल के हाइस के ऊपर निकलकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। सो 6138 के लेवल्स के पास है, मुझे लगता है अपने 50 डेमा को अप्रोच करने के लिए ये आगे बढ़ेगा। सो 6257, 6273 इन टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस पे एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 6100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सेम ट्रेड को आप कॉल के रूट से भी इनिशिएट कर सकते हैं। 116 पर 6200 का कॉल अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 94 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। 145, 154 के प्राइस टारगेट्स के लिए। बजाज ट्विंस पसंद आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस खरीदारी करने का मन, 6200 का कॉल लिया जा सकता है इसका। 6 पिक्स हो चुकी हैं, अभी 2 और इंटरेस्टिंग पिक्स आनी है और चलते हैं आप पहले बहेती साहब के पास। बहेती साहब, क्या रीडिंग है स्क्रीन की, इस समय का क्विक सिंगल कौन सा? जी, क्विक सिंगल के तौर पर अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा सेटअप अल्ट्राटेक सीमेंट में देख पाया, जिस हिसाब से पूरे ग्रुप में बैंक देख रहे हैं, बाकी स्टॉक्स में भी अल्ट्राटेक सीमेंट में करंट लेवल पे भी एक पोजीशन तेजी की तरफ बनाया जा सकता है। 7350 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 7100, 7100 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ये ट्रेड करना है तो 7200 का इन द मनी वाला ये ऑप्शन खरीदारी की सलाह रहेगी। 165 के करीब ये चल रहा है, 145 के करीब का एक एसएल लगाना है और जो टारगेट्स इसमें है करीब 200 के टारगेट्स के लिए इस पर पोजीशन बनाई जा सकती है।
अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके एक क्लिंकर फैसिलिटी की कमिश्निंग का भी अपडेट पे स्ट्रीट रिएक्ट कर रही है। 7100 के स्टॉक के साथ खरीदारी करी जा सकती है, चाहे तो 7200 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। पालिया सर, क्विक सिंगल। आशीष जी, पीएफसी पे फोकस है। पीएफसी में जिस तरीके के मोमेंटम बने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखे, हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से स्टॉक ऑफ 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है पीएफसी की स्ट्रेंथ यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 152 तक के अपसाइड पे टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। स्टॉप लॉस होगा करीब 143 के आसपास। ओके, देखिए कॉल्स का क्रम जो है वो पूरा हो गया। अब यहाँ पे कॉल्स तो हमने पूरी कर ली। अब एक दो क्रिटिकल स्टॉक्स को उठाते हैं, वहां पे क्या चल रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक बार एसबीआई लेके आइएगा 546 पे, एक लेवल नोट करके रखिएगा 548, 549। ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस फॉलिंग 10 डे का जोन है। अगर ये बाइसेक्ट होता है तो ये निफ्टी बैंक के लिए एक एडवांटेज होगा, क्योंकि कभी एसबीआई सिंक तो नहीं हुआ, एटलीस्ट आज याद रखिएगा। और इंटरेस्टिंग है कि अदानी इंटरप्राइजेस, पोर्ट्स और एसीसी नाउ डेरिवेटिव्स टॉप 3 गेनर्स, ठीक है। और निफ्टी बार बार स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ 17800 के जोन को, और बैंक निफ्टी 41500 के जोन को। रिलायंस थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। अभी भी इंडेक्सेस याद रखिएगा, अभी किसी बहुत स्ट्रॉन्ग बाय मैंडेट के साथ नहीं चल रहे हैं। 510 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करे तब बात करेंगे निफ्टी बैंक। मीन वाले का आप स्टॉक लेके आइए टाटा केमिकल। मानस, टाटा केमिकल आज इसका नहीं, संकेत तो उसने कल ही दे दिया था। आज 100 डे के ऊपर ट्रेड करता है। दैट मीन्स फाइनली आफ्टर नवंबर 2022 ये एक दिन है जब ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट टाइम पोस्ट नवंबर। कोई कॉल गिव करनी चाहिए क्या? मुझे मालूम है स्क्रीन पर अभी इतना बड़ा स्विंग नहीं है, बट एक फर्स्ट मूव एडवांटेज लेने के लिए 1020 की या फिर 1000 की एट द मनी कॉल पे फोकस करें क्या इसकी? तो देखिए ब्रेकआउट तो क्लियर दिख रहा है टाटा केमिकल पे, और मैंने पहले ही मेंशन किया कि केमिकल स्टॉक्स काफी बेहतर कर रहे हैं। तो टाटा केमिकल का 1020 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 25 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 17 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, एक सेकेंड, ये कितनी चल रही है कॉल? 25 रुपए 50 पैसे की 1020 की, ठीक है, ये मार्क कर ली मैंने। एक ऑप्शन ट्रेड यहां पे पकड़ा, वो जो स्क्रीन पे स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और 25-50 पे। और स्क्रीन पे क्या कर रहा है? अच्छा, डॉक्टर रेड्डीज एक क्लियर कट ब्रेकआउट बन के उभरा है आज। इसने अपनी पूरी रेंज को 23 दिसंबर से लेकर अब तक जो बनी हुई थी उसको क्रॉस किया है। पीएफसी क्या कर रहा है? आज एक बहुत ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल के आ रहा है, छोड़ते हैं इसको। और एक बार आप लिखे आइएगा एचएल को। प्रकाश जरा एचएल को देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, 3 दिन से रिकवरी मोड में है, अब जाके 100 डे को स्ट्राइक करता हुआ रिवर्सल में। आपका टेक इस स्टॉक पे? मुझे एचएल पसंद है, स्ट्रक्चरली अच्छा है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन आया, वो खत्म हुआ। 3 दिन से एक अपमूव देख रहे हैं एचएल में, बढ़िया लगता है। ट्रेड कर रहा है 2444 पर। मुझे लगता है 2500 तक जाना चाहिए। 2500 क्यों? जितना ज्यादा होल्ड करेंगे और जाएगा ऊपर। उड़ान तो बड़ा है, शुरू तो हुई है। स्टॉप लगाना पड़ेगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आज का लो बस, और वो है शायद 2410। एचएल यस, बाय मोड पर है। ओके, एचएल बाय मोड पे है। अब एक बात डायरेक्टर साहब, जरा बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर लेके आइए। जैसे ही निफ्टी बैंक ने 41,510 के जोन को बाइसेक्ट किया, अब 41,550 पे आ चुका है। जरा कंट्रीब्यूटर्स को देखते हैं कि कौन कौन सा, अगर आप देखें स्टॉक इस वक्त मदद कर रहा है। एचडीएफसी बैंक लीडर भली भांति पार्टिसिपेट करता हुआ इस अपस्विंग में, कुछ ऐसी ही जरूरत थी और ऐसा ही हो रहा है। एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पे 1660 पे अपने पिछले सेशन के पिछले 5 सेशन की अगर आप देखें जो हाईएस्ट क्लस्टर है उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक को देखना चाहूंगा मैं यहाँ पे। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है? एक्सिस बैंक आपका स्क्रीन पे 887 पे, ये भी कल की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी, जिसे कहते हैं हायर शेडो, उस जोन में फ्लोट करता हुआ। शुभम, इनमें से कुछ पिक करेंगे आप क्या? एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक? वीरेंद्र जी, रिलेटिवली देखें तो बैंकिंग थोड़ा सा डाइसी है, बिकॉज जिस तरह से बैंक निफ्टी प्लेस्ड है, अब रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा और सामने रिवॉर्ड भी है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल बैंकिंग को अवॉइड करना चाहिए। ओके, आप बैंकिंग को अवॉइड करेंगे, अच्छा वो कॉल लेके आइए जरा टाटा केमिकल की।
27.40 अभी अभी इंट्राडे में हाई लगा के आई है, करीब करीब 27.80 का, तो स्विंग अच्छा मिला वहां पे। और एक दो स्टॉक्स को मार्क कर लेते हैं, फिर चलते हैं आशीष के पास। बस एक स्टॉक और ले आइए, एमएलएम फाइनेंस। तो शिवांगी, एमएलएम फाइनेंस पे आपका टेक क्या होगा? एक बहुत स्ट्रांग मूव कल, आज हायर शेयरों में रोटेट करता हुआ, और अब वो पूरा मई 2019 के और मार्च 2019 के सप्लाई क्लस्टर को पार करता हुआ है 266। आपका ठीक इस पर? जी बिल्कुल, एमएलएम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 5 महीनों से ये स्टॉक हायर लोस बनाते जा रहा है, यानी कि जो सपोर्ट्स है वो ग्रेजुअली हायर बेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। कल के जो प्राइस वॉल्यूम सर्ज हमने देखा वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट के बाद, और अपनी रेंज से निकल के आया स्टॉक। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो अपसाइड का है वो स्पेस है, कम से कम 276 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख जाएंगे 260 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एमएलएम फाइनेंशियल्स ये कल अपने बहुत अच्छे नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा था, और उसके बाद आज भी फर्दर अप मूव्स नजर आ रहे हैं। रिजल्ट्स की बात हुई तो आज के रिजल्ट रिएक्शंस क्विकली सम अप कर देता हूं आपके लिए। पहले दिग्गज से शुरुआत करें डॉक्टर साहब, लेकर आइए स्क्रीन पे सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिएक्शंस एक एक करके स्क्रीन पर आएंगे। चलिए, मिड कैप्स कैश मार्केट के स्टॉक से शुरू हो रहा है। तेजस नेटवर्क्स साल दर साल अच्छा इंप्रूवमेंट था, 3% का उछाल। टीसीपीएल पैकेजिंग मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, रेवेन्यूज में भी अच्छा जंप था, 0.3% ऊपर है। मॉन्टे कार्लो इवन इसके नंबर्स में, खैर इसके लिए तो सीजनली सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है दिसंबर वाला, पर इसके मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आए। यह है दिग्गजों का रिएक्शन। टाटा स्टील अब 4.5 रुपए, 4% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ, बड़ा मार्जिन मिस एक्सपेक्टेशंस के सामने, यूरोप बिजनेस का पेन। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यही बात हो रही थी, कमजोर नंबर्स है, हालांकि डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, 2/3% की कमजोरी के साथ एलआईसी हाउसिंग कामकाज करता हुआ। मुथूट शुरुआती टिक्स में तो प्रेशर काफी ज्यादा था, अब थोड़ी सी सैनिटी लौट रही है, 1-1.5%, क्योंकि नंबर्स एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं। इनफैक्ट कुछ हद तक बीट है, और पर्सपेक्टिव में रखे तो नंबर इतने बुरे नहीं लगेंगे बड़ापुरम के नंबर्स से। खैर, कुछ और एक्सीडेंट जो हुए आज के, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी है, अरे चाहे रेवेन्यू देखें, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें, बॉटम लाइन देखें, तगड़ा दबाव था, इसीलिए स्टॉक डबल डिजिट लॉसेस क्लॉक करता हुआ। इंडोकाउंट के नंबर्स कमजोर थे, मार्जिन्स अच्छे खासे वाइप आउट हुए, 3.5% की कमजोरी। इनफैक्ट वीमार्ट रिटेल रेवेन्यूज तो साल दर साल मेरे ख्याल से 12% बढ़े थे, उसके सामने मार्जिन्स में अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन, ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस, वो उसका इंपैक्ट आप देखेंगे कमजोर। तो ये खास तौर पे जितने कमजोर नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर, ये आज के लार्जली एक्सीडेंट्स। लेकिन मैं इससे पहले एक्सपर्ट्स की अगली पिक्स लूं, मैं टीजर दे रहा हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें आज के 4 का चौका के लिए। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, और सस्ता ऑप्शन के लिए हम लोग जाएंगे शुभम के पास। तो शुभम प्लीज एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड आप रेडी रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पालविया साहब आपके पास आऊंगा, वायदा बाजार का बढ़िया सा आइडिया साहब। चार्ट का चमत्कार, कविता के पास इंदौर चलेंगे और कविता से जानेंगे चार्ट्स पे क्या लग रहा है, मजबूत या वीक, इधर वे जो भी उनकी पसंद। मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी साहब अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सोलंकी साहब एक बढ़िया सी मिड कैप फंडा पिक हमारे सामने लेकर आएंगे। सोलंकी साहब, कुछ आईटी में रिस्पाइट की बात हो रही है, ये अभी तो इफ्स एंड बट्स लगे हैं ग्लोबली, आप लोग अपने आनंद राठी में कुछ खरीद रहे हो कि आईटी सिलेक्टिवली बाइंग कर रहे हो, या ईटीएफ के थ्रू खरीदवा रहे हो, पैसे को चैनलाइज करवा रहे हो बेसिकली आईटी की तरफ या नहीं? जी हाँ, ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो जो डाउनसाइड रिस्क है वो अभी ऑलमोस्ट बहुत मिनिमम लेवल पे है, और जो रिबाउंड है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओवरऑल रिजल्ट्स में कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है मार्जिन्स में, और जो टॉप लाइन की जो विजिबिलिटी की बात है वो कम से कम 1 क्वार्टर और लगेगा मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट जो विजिबिलिटी की जो ड्यूरेशन है 3-4 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, उस पर कॉन्फिडेंटली कुछ कहने को। तो रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट रहेगी और डाउनसाइड एकदम मिनिमल है, तो यहाँ से एक्यूमुलेट करके ऑन ओवरऑल सेक्टर बेसिस अपन चल सकते हैं। अच्छा, ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का मूल्यांकन आपने करा क्या? आपके हिसाब से सही मूल्यांकन, इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू वैल्यू किसी अदानी एंटरप्राइजेस की, किसी अदानी पोर्ट्स की कहाँ खड़ी है, या किसी अंबुजा सीमेंट की?
कुछ कर रहे हो आप लोग या नहीं? जी नहीं है, ग्रुप स्टॉक्स पे हमारा कोई कवरेज है नहीं फिलहाल। ठीक है, कोई ग्रुप स्टॉक से कवरेज नहीं है। लेकिन वीरू, 4 का चौका में थोड़ी देर से जाएंगे, अभी भी टीज करा है मैंने। एक काम करा जाए, एफएनओ का स्कैन रन कर लिया जाए। जी, स्कैन को देखते हैं एग्जैक्टली आशीष। देखिए, इंडेक्सेस दोनों ही अपने एक सप्लाई ट्रेजेक्टरी के आसपास टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्या मार्केट में वो रिक्वायर्ड फोर्स है, हाई वेट करने की कोशिश करते हैं। कल अप्रोक्सीमेटली 310 पे 88 एडवांसेस थे, मेरे ख्याल से 88 नहीं 98 एडवांसेस थे, मतलब लॉन्ग्स थे। आज अदानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स में एंटरप्राइजेस में लॉन्ग है। डॉक्टर एडीज, इंटेलेक्ट डिजाइन और आरईसी यहां पे आप देखें लॉन्ग है। शॉर्ट कवरिंग मन्नापुरम फाइनेंस में हो रही है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में, पेट्रोनेट एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग में यहां पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। देखिए, बाजार में ज्यादातर शॉर्टिंग का प्रेशर है क्योंकि 99 का आप देखें फिगर है। शॉर्ट बिल्डर वोडाफोन आइडिया कल के एक बड़े मूव के बाद 20% के बाद आज सिंक होता हुआ। आरती इंडस्ट्रीज कल तो देखिए चल गया था जैसे तैसे, करे के अंदर रिवर्सल था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। आज दीपक नाइट्राइट, टाटा स्टील, पोस्ट नंबर्स सिंक होता हुआ। मेट्रोपोलिस एक और स्टॉक फ्यूचर जो कि उस वक्त भी बैकवर्ड पैकेटेड करता हुआ शॉर्ट बिल्डअप यहां पर हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग ईवी फैशन में, बॉश में, टाटा पावर में, मारुति सुजुकी में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में है। तो अभी आशीष कोई बहुत दमखम दिखाने वाला स्टॉक, अगर आप अदानी समूह को छोड़ दें, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी रिस्टोर हो रही है, लेकिन दमखम दिखाने वाला स्टॉक अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ, एचडीएफसी बैंक ने एक स्विंग दिया था लेकिन अभी तक एक निर्णायक मोड़ पे नहीं है। एचडीएफसी बैंक लेके आई है। क्यों मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं निर्णायक मोड़, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने अभी भी अपने कल के, जैसे कि शुभम ने पॉइंट आउट किया था, 1660 1670 जो पिछली 3-4 सेशन की कैंडल्स का हाई है उसको पार नहीं किया है अभी। तो एक बार एक टेक लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। शुभम, आईसीआईसीआई बैंक ये एक परेशानी का सबब रहा है निफ्टी बैंक के लिए। अब करीब 852 पे रोटेट करता हुआ 10 डेमा के आसपास। आपका व्यू क्या है इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक पे? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी एक अच्छा पुल बैक हो चुका है और अब फिर से मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ से डिक्लाइन आता हुआ दिखना चाहिए। तो करंट लेवल पे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है बिकॉज अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काफी करीब है। तो 870 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 835 तक का टारगेट होगा और ये मुझे लगता है 2 से 3 दिन इस ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। तो शॉर्ट की राय है आईसीआईसीआई बैंक पे। ओके, अच्छा, 4 के चौके की शुरुआत करता हूं क्योंकि वीरू सबके लिए टीजर भी है। डीएलएफ का मैनेजमेंट कुछ ही देर बाद सीएनबीसी आवाज में आता हुआ नजर आएगा। तो नंबर्स पे, इनफैक्ट बजट के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो सब पे डिटेल में चर्चा करनी है। लेकिन पहले अब 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन का टीजर लेकर आइए स्क्रीन पे और दिखाइए शुभम को स्क्रीन पे। शुभम, कौन सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड आइडेंटिफाई किया आपने? आशीष जी, सुबह का तो टीवीएस मोटर ऑलरेडी अचीव हो गया, डॉक्टर रेड्डी भी काफी टारगेट के करीब है। अब मेरा तीसरा जो स्टॉक है वो खरीदारी के राय है एलएनटी पे। और अगर हम बजट के बाद देखें तो जितने कैपिटल गुड वाले स्टॉक्स है उसमें अब धीरे धीरे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है एलएनटी पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। 2200 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 27 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी के राय है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 22 रुपए पे और अपसाइड में मुझे लगता है 36 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो एलएनटी का 2200 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। 2200 की स्ट्राइक का कॉल 27 पे आपको आपकी स्क्रीन पे, 27, 27, 20 पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें खरीदारी करने का मन, बाकी बजट अगर किसी के लिए पॉजिटिव था तो इसी तरह की कंपनी इसके लिए सबसे तगड़ा, क्योंकि हाईलाइट रहा वो कैपिटल आउटले इस बजट में। खैर, अगली पिक के लिए जा रहा हूं एफएनओ सुपरस्टार के लिए, पालविया साहब के पास। पालविया साहब, वायदा बाजार का सुपरस्टार सर। आशीष जी, जायरस लाइफ पे नजर है। स्टॉक में जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्रीवियस सेशन में मिले हैं और आज के सेशन में भी देखें तो ओपनिंग के बाद से स्टॉक हायर साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जायरस लाइफ फ्यूचर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 488 से 495 तक के। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से करीब 469 के आसपास। ओके, जायरस आज भी स्विंग काफी स्ट्रॉन्ग, आपकी कॉल है राजेश पालवे जी की। जायरस एट्स 476 पे। कविता जी चार्ट के चमत्कार बताएंगी। कविता जी, क्या पिक किया आपने?
तो वीरेंद्र जी, चार्ट का चमत्कार आरईसी इज लुकिंग गुड। फिलहाल 122.80 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है डिक्लाइन अप टू 122 इन लेवल्स के आसपास इसे बाय इनिशिएट करना चाहिए। 127 के प्राइस टारगेट्स के लिए आरईसी इज लुकिंग गुड। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 121। सो आरईसी विल बी चार्ट का चमत्कार। ओके, आरईसी आप पिक कर रहे हैं चार्ट के चमत्कार में। आरईसी पीएफसी कॉम्बिनेशन आज चल रहा था स्क्रीन पे, खैर इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी का कॉल है 122.80 पे आरईसी। कविता जी का चार्ट का चमत्कार है। नरेंद्र सोलंकी जी के पास चलते हैं आज के मिड कैप फंड के लिए। नरेंद्र जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, आज का जो हमारा स्टॉक है वो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम है सेरा सैनिटरी वेयर। इस पे हमारा टारगेट है 7,222 का, और इसके Q3 रिजल्ट की बात करें तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू दिखाएगा, पोस्ट किया है कंपनी ने। और जो कंपनी के यूटिलाइजेशन लेवल्स है, बैलेंस शीट है बहुत ही रोबस्ट है, कैश पोजीशन बहुत अच्छी है, और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो है कि 3.5 to 4 इयर्स में रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल करने की है। इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 18% से रेवेन्यू ग्रोथ और 20% से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहेगी कंपनी की, और काफी अट्रैक्टिव लग रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो इसमें अपन बाय करके चल सकते हैं। सेरा सैनिटरी वेयर 7,222 के टारगेट्स। सैनिटरी वेयर रखिए रडार पे। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स वाली मैन्युफैक्चरर्स रडार पे रहते हैं आमतौर पे एक्सपर्ट्स के। आ गया सेरा स्क्रीन पे। रियल एस्टेट की बात छिड़ी रही है, कुछ ही देर बाद डीएलएफ की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले चार का चौका का रैप अप कर देता हूं। सस्ता ऑप्शन के तौर पे शुभम ने आइडेंटिफाई करा लास्ट मिनट 2 को। इसका 2200 का कॉल 27 रुपए 20 पैसे पे स्क्रीन पर था, 30 रुपए पे इस समय ट्रेड करता हुआ। हमारे टारगेट्स 36 के, ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आना शुरू। पालविया साहब ने एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे जाइडस लाइफ की बात करी, वो स्टॉक जो कल से चैनल पे मेंशन हो रहा है। मानस ने बढ़िया ट्रेड दिला रखे हैं, वो यहां से भी अट्रैक्टिव है। पालविया साहब कह रहे हैं 495 तक के इवेंचुअल टारगेट्स यहां पर, एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्ले आपकी स्क्रीन पर। कविता जी ने चार्ट के चमत्कार में चुना है आरईसी। पीएफसी का ट्रेड हम पालविया साहब के साथ वैसे ही राइट कर रहे थे आज के क्विक सिंगल्स में। इन टैंडम मूव करती हैं ये ट्विंस। देखिए स्क्रीन पे आरईसी भी आ गया। 127 का टारगेट है, 121 का स्टॉप लगाइएगा। और मिड कैप फंडा के तौर पे सोलंकी साहब ने फंडामेंटल्स हाईलाइट करे सेरा सैनिटरी के, इनको पसंद आ रहा है इन लेवल्स पर खरीदने के मौके। चलिए, ये हो गया आज के सारे इंपॉर्टेंट बेहतरीन पिक्स। अब जरा फोकस शिफ्ट कर रहा हूं। डीएलएफ का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा, और दरअसल इस कंपनी के नंबर्स पे बातचीत करने के लिए अब डीएलएफ के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ अशोक त्यागी सर जुड़ते हुए हैं। त्यागी सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, नंबर वन अपनी जगह वो स्क्रीन पे आते रहेंगे। त्यागी सर, मेरे लिए हाईलाइट था इस बार जो Q3 में प्री सेल्स बुकिंग का आंकड़ा आया। मेरे ख्याल से अब तक का सेकेंड हाईएस्ट है, 2510 करोड़ रुपए, जबकि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन शायद 2021 करोड़ रुपए के आसपास थे। कौन से प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? और त्यागी सर, ये क्या सिर्फ लग्जरी सुपर लग्जरी के ही जलवे चल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो पिछले क्वार्टर आशीष जी, जो हमारी 2500 करोड़ की सेल थी, उसमें 1500 करोड़ तो एक हमने नया लॉन्च किया था यहाँ पर डीएलएफ गोल्फ कोर्स मोड पर, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स का, जिसका टिकट साइज तकरीबन 5.5 करोड़ से 9 करोड़ तक का था। तो अबाउट 300 यूनिट्स थी, सो दोज आर ऑल सोल्ड आउट। और उसके अलावा 500 करोड़ आया, एक हमने पंचकुला में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका अगेन टिकट साइज बिटवीन 2 से 3.5 करोड़ तक का था, और वो भी बहुत अच्छा चला। और उसके अलावा बाकी जो है वो इन्वेंट्री थी, इंक्लूडिंग जो कुछ कैमिलियाज हमने बेचे, जिसे आप सुपर लग्जरी कह सकते हैं, क्योंकि उनका टिकट साइज ऑब्वियसली बहुत हाई होता है। बट अदरवाइज ये मतलब अगर आप देखिए तो 2-2.5 करोड़ से लेके तकरीबन 10 करोड़ तक के टिकट साइज में अधिकांश सेल हो रही है। बढ़िया सेल्स हो रही है, वो प्री सेल्स के आंकड़े त्यागी सर कंफर्टेबल। तो फिर जब इस साल ऑलरेडी 9 महीने में 6600 करोड़ के आपने प्री सेल्स अपडेट दिया है, फिर भी स्ट्रीट में सब, क्योंकि आप FY23 के लिए पूरे साल के लिए गाइड कर रहे हो 8000 करोड़ रुपए के आसपास, तो कई लोग कह रहे हैं आप ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हो। ज्यादातर ब्रोकरेज तो आप कह रही हैं आप इजीली सरपास कर जाओगे अपनी गाइडेंस को।
क्या आंकड़े अब आप एंटिसिपेट कर रहे हो? अब तो हम इस नए फोर्थ क्वार्टर के मिडवे को पार कर चुके हैं त्यागी सर। इस क्वार्टर के लिए किस तरह का मूड माहौल है, किस तरह की प्री सेल्स अब तक रिपोर्ट हुई है, और ये 8,000 आसानी से सरपास होने की तैयारी कर लूं क्या? आप कंजर्वेटिवली गाइड कर रहे हो क्या? नहीं, देखिए, तो ये जब 8,000 करोड़ का हमने आंकड़ा दिया था गाइडेंस का, वो साल की शुरुआत में दिया था फ्रेंकली, और हम जनरली साल में रिवाइज नहीं करते अपनी गाइडेंस। आई थिंक ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी कि कोई जिसे कहते हैं फोर्स मेजोर इवेंट हो जाए, उसके अलावा 8,000 का करोड़ का आंकड़ा होपफुली बहुत ही कंफर्टेबली हम लोग को बीच कर देना चाहिए। कितना, मेरे ख्याल से और होपफुली 4-1 हफ्ते में आई थिंक उसका एक क्लैरिटी आ जाएगी। बट आई मीन मैं ही मानता हूं कि 8,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो होपफुली एक कंफर्टेबल मार्जिन से बीट होना चाहिए। जानते हैं आशीष, 8,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा, और आई थिंक दिल्ली एनसीआर का मार्केट इतना इस वक्त कहीं ना कहीं ब्लश कर रहा है कि पूछिए मत। मतलब मुझे 15-17 साल हो गए दिल्ली एनसीआर मार्केट में रहते हुए। ये रेट्स, और आप संडे सैटरडे का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लीजिए, एक बार के लिए हिल जाएगा बाशिंदा कि गुरु दिल्ली एनसीआर में भी ये रेट है। सही बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे रेट्स मैंने नहीं देखे। और त्यागी सर के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो यही बयां कर रही है। आपको याद है मेरी मुस्कुराहट आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उस पर थी। अभी त्यागी सर ने क्या बोला आपको याद होगा? त्यागी सर से हमारी 3 या 6 महीने पहले बात हुई थी। इंडिपेंडेंट फ्लोर आपने पूछा था, हाँ ये एग्जैक्टली बात हुई थी, देखा ना। अच्छा सर, एक बताइए कि अब मुझे याद है अच्छी तरीके से द ग्रो जब आपने लॉन्च किया था, आई मीन कुछ ही दिनों में अगर आप देखें पूरा का पूरा बिक भी गया था। अभी तीनों कैटेगरी बताइए, आई मीन प्रीमियम कैटेगरी, लग्जरी प्रोजेक्ट्स, मिड प्रोजेक्ट्स और कॉमर्शियल, तीनों में रुझान कैसा है? और स्पेशली पिछले 3 महीने में जब रेट्स में एक इजाफा हुआ है, ईएमआईस में अगर आप देखें इजाफा हुआ है, किसी सेगमेंट में क्या कुछ स्लो डाउन विजिबल है क्या आपको? नहीं, तो वीरेंद्र जी ऑनेस्टली मैं आपको रेंज बताऊं कि कैमिलिया जिसका टिकट साइज पता नहीं 35 करोड़ प्लस है, नॉर्मल लग्जरी जैसे ग्रोथ था जिसका टिकट साइज 7 से 9 करोड़ के बीच में है, और जो सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं आप थोड़ा उसके नीचे मान लीजिए, चाहे पंचकुला हो चाहे न्यू गुड़गांव हो, जहां टिकट साइज 1.5-2 करोड़ से लेकर 3-3.5 करोड़ तक है। ये तीनों सेगमेंट्स इक्वल स्पीड से चल रहे हैं और तीनों में अपने अपने मतलब रफ्तार के मुकाबले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इंटरेस्ट जो दरें थी वो 6.5 से पहुंच के 9 पहुंच गई हैं, उसके बावजूद इंपैक्ट नहीं पड़ा है इसमें। सो फ्रेंकली आई थिंक अब आप तो ऑलमोस्ट 2 साल 2.25 साल हो गए हैं इस अप साइकिल को, बट लगता यह है कि अभी जो एक प्री सेल्स का साइकिल है ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है। कॉमर्शियल जहां तक आपने बात की, तो कॉमर्शियल हम लोग बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स सेल के लिए हमने निकाले नहीं है, और एक छोटे प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, बट कॉमर्शियल लीजिंग रिटेल में और ऑफिसेज में दोनों में स्ट्रेंथन हो गया है। रिटेल तो खैर एक तरह से बिल्कुल जिसे कहते हैं वीकर हुआ है अपना, कि उसका तो बाउंस बैक बहुत ही शानदार हुआ है। ऑफिसेज में जरूर थोड़ा सा लंबा चला कोविड का जो आफ्टर इफेक्ट थे, जो प्रभाव थे, लेकिन लास्ट 9 to 12 महीने में वो भी हर हालत में इंप्रूव हो रहा है। हमारे जो वैकेंसी लेवल्स थे कमर्शियल ऑफिसेज के, जो कि पीक ऑफ कोविड में 15-16% तक पहुंच गए थे, वो वापस अब 10% पे आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि होपफुली और 6-1 महीने में वापस वो 6-7% जो हमारा कन्वेंशनल हुआ करता था वहां तक पहुंच जाने चाहिए। सो ऑनेस्टली इस समय एक बहुत ही सेकुलर सॉर्ट ऑफ डिमांड अप साइकिल हम लोग देख रहे हैं, और ऐसा बहुत कम होता है, बट टचवुड अभी लगता है कि हम एक सॉर्ट ऑफ जैसे कहते हैं अंग्रेजी में एक वर्चुअस साइकिल के बीच में है। वर्चुअस। अच्छा, फिर वो क्वेश्चन, ये बात सही है, रेंटल रेवेन्यूज आपके हाईएस्ट एवर पहुंचते हुए नजर आए 1360-1365 करोड़ रुपए के आसपास। ताकि सर ये रन रेट कंटिन्यू होगा क्या? आप ये अब प्री कोविड से अब इस समय वो रीएडजस्टमेंट प्ले आउट होने को उसका फायदा मिला होगा, लेकिन इस समय स्थिति हो रही है कि वो ग्लोबल लेऑफ्स की बात, वीकनेस की बात, वो उसका कुछ इंपैक्ट विजिबल होना शुरू हुआ है क्या, या उससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ा? तो देखिए ऐसा है कि रेजिडेंशियल और रिटेल में तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं, ऑफिस लीजिंग में अभी तक फर्क नहीं है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ एक अंदेशा है इस बात का कि अगर ये जो ग्लोबल जो जिस तरह से रिट्रेंचमेंट्स हो रहे हैं या स्लो डाउन हो रहे हैं, शायद थोड़ा इंपैक्ट हो। लेकिन जैसे हमने अभी हाल ही में यहाँ गुड़गांव में 2 प्रोजेक्ट्स कमीशन किए, डाउनटाउन कहते हैं उस बड़े प्रोजेक्ट, उसकी 2 बिल्डिंगें दोनों पूरी रिलीज हो गई। हम एक चेन्नई में बना रहे हैं तकरीबन 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का, वो पूरा रिलीज मतलब हो गया है।
हम डाउनटाउन गुड़गांव का अगला फेज बनाना शुरू कर दिया है, उसका प्रीलीजिंग शुरू हो गया है। सो द फैक्ट इज कि भले ही कहीं कहीं थोड़े बम्प्स ऑन द रोड हो, लेकिन ओवरऑल जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके लिए भारत का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो आई थिंक बरकरार नहीं, मैं मानता हूं कि कोविड के दौरान शायद और स्ट्रेंथन हो गया है। एंड सो मे बी दे विल बी फेजेस बीच में 6-8 महीने के, जब हो सकता है कॉस्ट स्लो डाउन आए, बट आई थिंक ओवरऑल साइकिल डेफिनेटली स्ट्रेंथन कर रही है। अब देखिए, रही बात है कि क्या ये साइकिल सस्टेन करेगी, एटलीस्ट मीडियम टर्म में सस्टेन करनी चाहिए, अनलेस कोविड जैसा कोई बिल्कुल ही, जिस चीज की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा इवेंट हो जाए ग्लोबली, वो और बात है। बट अदरवाइज, और अब देखिए इवन ग्लोबली भी जो बाकी इकोनॉमीज हैं, आई थिंक यूके के अलावा बाकी इकोनॉमीज जो है वो ग्रेजुअली आर ऑन सम फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट नाउ, एंड देखते हैं कि होपफुली 3 to 6 months में ये साइकिल अगर और स्ट्रेंथन करती है देन ये है। बट रेजिडेंशियल तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इसमें दो राय होनी चाहिए। ओके, अच्छा सर, एक और चीज, ये मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? इसमें थोड़े से मार्जिन्स डिप हुए हैं, कंफर्टेबल जोन मार्जिन्स का क्या रहेगा, और कॉस्ट प्रेशर। और एक और चीज है, एक इशू चल रहा था आपका नोएडा अथॉरिटी के साथ रिगार्डिंग दैट डीएलएफ मॉल, पेमेंट ऑफ 235 crores, वो सेटल हो गया है क्या सर, या फिर वो अभी ओपन है? तो उसके लिए हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमने केस फाइल कर दिया है, रिट फाइल कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल वो डिमांड स्टे कर दी है और अब वो सुनेगी अपना उस पूरे मुद्दे को। लेकिन जस्ट मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जब ये कंपनसेशन का इश्यू सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में फाइनली एजुकेट किया था, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली उस ऑर्डर में लिखा था कि ये कंपनसेशन जो है, जो मुआवजा है लैंड ओनर्स को, ये नोएडा अथॉरिटी को देना है, न कि डीएलएफ को। ये बात बड़ी क्लियरली लिखी हुई है, और बट इसके बावजूद ये कदम उठाया गया है और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और वहां पे हमें स्टे मिल गया है, और देखते हैं उसकी ट्रेजेक्टरी आएगा कैसे, क्योंकि सब डिविज है, इसलिए जाहिर है मैं बियॉन्ड दैट उसके बात नहीं करना चाहूंगा। बट हम मानते हैं कि हम लीगली बेहद स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं, पिच पे है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा स्टैंड अपहोल्ड किया है अपने जजमेंट में, जो इस साल के 2022 की शुरुआत में आया था। चलिए, बढ़िया रहा ये क्वार्टर, बढ़िया मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, हम बढ़िया विशेष साइकिल में हैं जिसमें अच्छे मूव्स कंटिन्यूएशन दिखाते हुए शायद नजर आए। ताकि यार, ये आजकल दिल्ली में बहुत भूकंप के झटकों की खबरें आती हैं, वीरू बार बार स्टूडियो से भाग जाते हैं। आप इन्हें कॉन्फिडेंस दिला दो कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी है कि इस तरह के झटके विथस्टैंड कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो मतलब मैं आपको एक इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन जो हमारी जो जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं अब वो सब जोन 5 की कंप्लायंट है। दिल्ली एक्चुअली जोन 4 में आता है, लेकिन हम उसके एक जोन ज्यादा की स्ट्रेंथ की बिल्डिंगें बना रहे हैं अब। तो ऑनेस्टली हम मानते हैं कि होपफुली जो नॉर्मल भूकंप जो दिल्ली के क्षेत्र में आते हैं उसके लिए हमारी बिल्डिंगें जो है डेफिनेटली दे कैन हैंडल इट। इनफैक्ट लास्ट 10 साल में भी अगर आप देखें, कई बार भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस हुए, चाहे वो उसका एपिसेंटर उत्तराखंड रहा हो, चाहे अफगानिस्तान रहा हो, बट फ्रैंकली कभी भी हमारी बिल्डिंगों में कोई, और हमारी नहीं, मैं मानता हूं कि अधिकांश जो मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो जो बिल्डिंग बना रहे हैं, दे आर यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी, द बेस्ट मटेरियल, द बेस्ट इंजीनियर्स, और होपफुली ऐसा हादसा होना नहीं चाहिए। चलिए त्यागी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई अगर आप देखें गुड़गांव का कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस मंत्रणा में बातचीत में शामिल हुए, सभी पहलुओं में बातचीत करी। बस आपसे बातचीत करके ये लगता है कि आशीष और मैं ही बुरे शहर में है, मतलब गलत शहर में है। दामों को देखकर हम ही गलत शहर में है। आशीष, अरे मुंबई वालों से तो ये बात तार छेड़ने का ही नहीं है। और भाई आजकल तो मुंबई का पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है। हाँ, ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और हम सबको एक्चुअली कफ ऑफ हो रहा है, रियलाइज कर रहे हैं टेम्परेचर के कारण नहीं, पोल्यूशन के कारण हो रहा है, बढ़ रहा है। बाकी वीरू सही कह रहे हैं त्यागी सर। त्यागी सर, थैंक यू सो मच, हमेशा मजा आता है आपसे बातचीत करके, नक्शे खुल जाते हैं इंडस्ट्री में चल कर रहा है। ब्यूटीफुली समझा दिया त्यागी सर ने, क्या मूड माहौल है। अच्छा गावा सर, ये अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, रिस्की वाला ट्रेड है क्या कोई? गावा सर कहाँ है? हाँ गावा सर, हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे चले जाऊंगा? मैं एकदम से फिर धक मिस करने लगता हूँ आपको। देखिए, अडानी की बात की तो आपने, परसों में 3 दिन से अडानी अंबुजा सीमेंट दे रहा हूं, कल मैंने दिया था अडानी पोर्ट्स, मुझे आज अडानी विल्मर अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि अभी तो सर्किट में तो सर्किट में चला गया ये, मुझे स्टॉक लगता है अडानी बॉटम आउट हो चुके हैं। ये आधे दाम में बात मिल रहे हैं, उससे कम मिल रहे हैं, लेना तो चाहिए ना, कंपनी थोड़ी बंद हो गई।
ये एक और पिक आ गई भाई, थोड़ा सा हिम्मत करें अगर रिस्की। हालांकि फंडामेंटली शर्मिला से कार्यक्रम की शुरुआत में बात हुई थी तो वो कह रही थी अभी एक हफ्ते और वॉच आउट करना है, मैं नहीं उतरूंगी। ट्रेड वेट का मानो तो गाभासर की जो रिस्की बेट के तौर पे आपकी स्क्रीन पर। खैर, इस शो का अब समेटने का समय। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबका मतलब पालवे सर हमारे साथ कंटिन्यू है। पालवे सर आप नहीं, पालवे सर और सतपुते साहब दोनों कंटिन्यू करने वाले हैं। दोनों राजेश को हम लेके जा रहे हैं अपने साथ 10 बजे के शो 10 के दमदार ट्रेड्स में। बाकी सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। इस शो में हमारी मदद करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालिया साहब, राजेश सतपुते साहब, rajeshsatpute.com से। साथ में ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर साहब भी हमारे साथ होंगे। निर्मल बंग के विकास सालुंखे भी जुड़ेंगे। तो इनसे इन लोग का मार्केट पर्सपेक्टिव लेंगे और सभी पैनलिस्ट से 10 के दमदार ट्रेड्स दिए जाएंगे। मार्केट बिग वॉइस की कड़ी में आज हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर होंगे। सुनील सर से होनी है डिटेल में आगे चर्चा। लेकिन जो अब तक का 45 मिनट का सेशन हुआ है उसका समअप आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। इस समय फ्लैट नोट पर कामकाज करते हुए भारतीय बाजार आपको नजर आएंगे। निफ्टी 10 पॉइंट नीचे। दरअसल खुले लड़खड़ाती शुरुआत हुई, हमने मोमेंटम पकड़ा, 17,811 तक के लेवल्स छुए। वो 811 वाला निफ्टी अब वहां का 11 और यहां 45, 55, 60 पॉइंट दिन के हाई से करेक्ट होकर इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा, उससे क्लैरिटी आ जाएगी कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय वे करते हुए, दबाव बनाते हुए भारतीय बाजारों पे। लाइट एक्ट साथ क्विकली, बैंक निफ्टी अपनी इनिशियल मोमेंटम थोड़ा सा स्टीम लूज आउट करता हो, लेकिन आज दबाव में वो आउट परफॉर्मेंस के बाद आईटीसी, एचयूएल, ये हेवी वेट्स दोनों एफएमसीजी पैक प्रेशर में आता हुआ। मेटल्स के तो रिजल्ट भी डिसअपॉइंटिंग है, क्यूज कंड्यूसिव नहीं है, वो प्रेशर में। आईसीआईसीआई बैंक इस समय दबाव बनाने का काम कर रहा है। अच्छी बात ये कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस एटलीस्ट कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हुए। वीरू, लेकिन ये पहला 45 मिनट का सेशन निकला, अब तो 46 मिनट का सेशन हो गया। क्या रीडिंग है निफ्टी बैंक को लेकर? 17,800 810, नीचे 700 720। आप निफ्टी का लो देखिए, 730। यस, वहां से करीब करीब 25 पॉइंट ऊपर है। वही आप देखें, छोटी सी चैनल। हाँ, बैंक निफ्टी का हाई देखिए 41,560, नीचे 41,360। वही छोटी सी रेंज। विदाउट अपनी जो अपेक्षाएं हैं उसको बहुत चरम पे मत ले जाइए। इसी आई थिंक 80 पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। जब तक ये है तब तक यही है। बैंक निफ्टी का भी ट्रेड विंडो यही है, 41,340 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 41,671। निफ्टी का ट्रेड चैनल यही है। आप निफ्टी का बेस लेके आइए आज का 17,725। इंटरडे लो क्या रहा? 17,730। अब आप ठीक मिडवे पे हैं, तो यही है, इसी पर फोकस कीजिए। बट एक चीज तो है आशीष के निफ्टी आईटी भी आज ठीक है, निफ्टी बैंक भी आज ठीक है, अदानी समूह के स्टॉक्स की स्टेबिलिटी लौट रही है। ये एंकरेजिंग है आशीष, ये वाकई बहुत अच्छा है। तो ये निफ्टी बैंक में अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ऐसे चलते वो 671 का लेवल कट गया तो मेरे ख्याल से आज बाजार में अच्छा मूव आना चाहिए। आपके पास कॉम्बिनेशन अच्छा है, एक बात तो है आशीष, कॉम्बिनेशन बढ़िया है। देखते हैं अब सेकंड हाफ कैसे पैन आउट होता है। लेकिन लाइए भाई, चारों एक्सपर्ट जो जुड़ चुके हैं इस समय 10 के दमदार ट्रेड में, उनसे बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले सचिन आपके पास मैं आता हूं पिक्स पे। मार्केट की रीडिंग आपकी क्या है? आप लोग ट्रेड बुक्स में निफ्टी या निफ्टी बैंक को कोई क्लियर कट ट्रेड के लिहाज से अप्रोच कर रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। क्लियरली आई थिंक पोस्ट बजट जो एक रेंज एस्टैब्लिश हुई है उसी में निफ्टी की ऑस्किलेशन मोड अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 2 दिन का भी डेटा देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन है जिसके विंग्स लगभग अराउंड 17,740 से लेके 17,880 के आसपास प्लेस्ड है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा सा मार्केट अभी भी अनडिसाइडेड है। मुझे लगा एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए, डिसाइसिव
मूव प्ले आउट करने के लिए। बट जिस तरीके से फिलहाल ये स्क्वीज हो रही है रेंज पोस्ट बजट, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर रेंज का एक नतीजा जरूर आना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे कोई एक स्पेसिफिक हम ट्रेंड पकड़ नहीं रहे, राइड नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट अनडिसाइडेड है, यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन ही रखनी चाहिए अनटिल अनलेस 17,880 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता। आई थिंक तब तक बड़े पुल बैक की प्रोबेबिलिटी काफी कम रह सकती है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जिस तरीके से अभी भी बिल्टअप है 17,700 740, अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा ड्रिफ्ट होना चाहिए ऑन द लोअर साइड। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है एक अनडिसाइडेड जोन में है, 2 दिनों से ये रेंज स्क्वीज हो रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक लेवल बेस्ड ट्रेड ही डिप्लॉय करना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन होता है 17,740 का वो लेवल होगा जो आपको देखना है, एंड उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो एक अच्छी 200-250 पॉइंट की रैली ऑन द लोअर साइड यहाँ पर अनलॉक होगी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी 17,880 अगर निकल जाता है तो एक डिसाइसिव पुल बैक 18,100 तक अच्छी तरह इवॉल्व हो सकता है। तो फिलहाल इंडेक्स पे तो नो ट्रेड जोन है, बट स्टॉक्स अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन है। ट्रेड इनडिसाइसिव, वीरू ये हम वापस गजनी की तरफ पहुंच गए। गजनी की तरफ पहुंच गए, लेकिन एक बात है आशीष, अदानी स्टॉक, अदानी इंटरप्राइजेस 8% अब, वो जो शुरू में बात हमने की थी ना 9-17 पे, कि पहली बार पिछले 5 सेशन में हाई क्रॉस कर रहा है, वहां से 75 रुपए ऊपर है, 75 नहीं, अब करीब 80 रुपए ऊपर। तो वो हाई कटना आई थिंक एक कहीं ना कहीं स्विंग जनरेट कर रहा है इन स्टॉक्स में ऊपर। विकास सारू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके 2 ट्रेड्स कन्विक्शन वाले। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का हमारा वो यही लग रहा है कि मार्केट में डायरेक्शन तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन स्टॉक बेसिस पे एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे टेक करने देखने मिल रहा है। मेरा पहला रहेगा एनसीसी यहाँ पे बाय करने का राय रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है 102 का टारगेट यहाँ पे एनसीसी में आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 90 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। डेली चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे, और आज जिस हिसाब से प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला, तो मुझे लगता है एनसीसी यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। दूसरा रहेगा मदरसन में भी हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, 80 के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहां पे भी मुझे लगता है 88 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं, और इसकी तरफ से नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा वो 77 के आसपास का। तो दोनों भी कॉल यहाँ पे मुझे मिड कैप के यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट लेते हुए देखने मिलेंगे, तो दोनों भी मेरे बाय की राय है। के बाय कॉल से हमने कर दी है 10 के अंदर ट्रेड्स की शुरुआत। एनसीसी लिमिटेड खरीदारी करने का मन, 90 स्टॉप के साथ 102 के लक्ष्य। दूसरा पिक भी आपकी स्क्रीन पर। पालवे साहब, 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से? तो आशीष जी, पहला ट्रेड रहेगा नवीन फ्लोराइन। ये स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकआउट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, आज ओपनिंग के बाद से इसमें अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप हुए हैं, हमें लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मूव आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट एक्सपेक्ट करें वो 42 70 तक की अपसाइड हमें लगता है नवीन फ्लोराइन फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4070 के आसपास। तो पहला स्टॉक नवीन फ्लोराइन होगा। दूसरा स्टॉक जो हमें लगता है कंटिन्यू कर सकता है अपमूव, वो है बजाज फाइनेंस। स्टॉक में देखें तो ये 3rd डे है जहां पे स्टॉक एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक नियर टर्म रेजिस्टेंस एरिया जो कि करीब था 6120 के आसपास, उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अब ये स्टॉक अगर 6120 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो 6240 6260 की तरफ आते हुए दिख सकता है। बजाज फाइनेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होंगे करीब यहाँ पे 6100 के आसपास। ओके, बजाज फाइनेंस याद रखिएगा, निफ्टी को थोड़ा बहुत भी स्टेबल या फिर अगर आप देखें इस जोन को सस्टेन करने में मददगार साबित हुआ है बजाज फाइनेंस। अच्छा, सचिन ने कमेंट्री तो दी इंडस्ट्रीज पे, लेकिन उनके ट्रेड्स रह गए। सचिन प्लीज अपने ट्रेड्स बताइए। जी वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन रखना है, एंड ये दोनों ट्रेड्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिए हैं। पहले तो शॉर्ट साइड पे मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक्सपेंशन हुई है रेंज की इंडिगो में, मुझे लग रहा है वो काफी सिग्निफिकेंट है। पिछले 3 वीकली बार्स पे स्पिनिंग
टॉप फॉर्मेशन से, एंड स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन का ब्रेक डाउन यहाँ पर रजिस्टर हुआ है. सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से इसके 5 and 20 का कन्वर्जेंस है, मूविंग एवरेजेस का ऑन द लोअर साइड, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम जनरेट हुआ है वो कंटिन्यू रहना चाहिए 1960 तक. सो बिकवाली करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में. स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 2086 पर. एंड जो सेकंड कॉल है ऑन द लॉन्ग साइड, मुझे लग रहा है यहाँ पर दालमिया भारत में एक काफी अच्छा ट्रैक्शन जनरेट हुआ है पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में. जिस तरीके से एक वी शेप रिकवरी आई है, क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जितनी हलचल सीमेंट स्टॉक्स में नजर आ रही है, ये पर्टिकुलर स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है. एंड एक डिसाइसिव ब्रेकआउट जोन के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है. तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो जाता है तो लगभग 2040 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए. तो खरीदारी करनी है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में. स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1860 पे, एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2040 का. एक बाय एक सेल. बाय है दालमिया भारत, सेल है इंटरग्लोब एविएशन. सतपुर साहब, आपके दमदार पिक्स. आशीष जी देखिए, 2 पिक्स होंगे, दोनों फ्रंटलाइनर है. एक रहेगा बाय डॉक्टर रेड्डीज. मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है वो भी अर्ली सेशन में यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा. इसका टारगेट बनता है 4540. 4450 पे ये खड़ा है, तो आपको लॉन्ग करना है 4410 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी 40 रुपीज का स्टॉप लॉस और सामने 100 रुपीज का मूव मिलेगा डॉक्टर रेड्डीज में. सेकंड बाय कॉल रहेगा, वो रहेगा फ्रंटलाइनर रिलायंस. रिलायंस मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, और मुझे लगता है आज मार्केट इतना तो लग रहा है कि रिलायंस संभाल लेगा. तो रिलायंस पे मैं कॉन्ट्रा बेट लूंगा. मेरा टारगेट रिलायंस का है करीबन 2380 का, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर 2380 का, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो रहेगा 2300 का. सो इट्स अ बाय इन रिलायंस एंड इट्स अ बाय इन डॉक्टर रेड्डीज. डॉक्टर रेड्डीज और रिलायंस, 2 निफ्टी के दिग्गजों पे सतपुते साहब दाव लगा रहे हैं. लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हुई तो इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है. तो अगर कोई ट्रेड लेने का मन बना रहे हो आप, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा. वीरू कुछ कहना चाहते हैं? वीरू. आशीष, अदाया एंटरप्राइज में फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग मिड सेशन इट्स एन अपर फ्रीज. बस एक बात कह रहा था. खुला हुआ रखा हुआ है दोनों स्टॉक. बाकी अच्छे मूव, पोर्ट्स भी अच्छे मूव दिखा रहा है. पोर्ट्स से तो गलत कर दिया, 600 हो गया ऑलमोस्ट 395 से, तो 200 रुपए प्लस का मूव होने वाला है. 200 रुपए के आसपास का लोस से मूव, बहुत बढ़िया मूव बना रहा है अदानी पोर्ट्स. ठीक है, चलिए अब मार्केट्स पे डिटेल में जरा मैक्रोस पे चर्चा कर ली जाए. और हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ते हुए. सुनील सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. इधर ये साल मजा नहीं आ रहा है 2023. ये पिछले 7 साल से बढ़िया आउट परफॉर्मेंस इंडियन इक्विटीज का. इस बार वो आउट परफॉर्मेंस दूर की बात, हम अपना ही डिकपल हो के अलग अलग रीजंस हो, कुछ भी हो, इस बड़ी वॉलेटिलिटी, मूड थोड़ा सा खराब सा है. 1.5 महीना निकल गया है. ये साल ऐसे ही जाने वाला है क्या? नहीं, ये शायद साल ऑफ 2 हाफ्स होगा. फर्स्ट हाफ के लिए प्रॉब्ली ऐसी वॉलेटिलिटी जारी रहेगी. सेकेंड हाफ में मैं स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखता हूं. और सेकेंड हाफ में स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के पीछे रीजन क्या? यूएस की तरफ से क्लैरिटी आ जाएगी रिसेशन या नो रिसेशन वाली. वो एक बात है. सेकंड, मैं समझता हूं कि ये तेल का दाम भी आर्टिफिशियली इस लेवल पे रखा गया है, बिकॉज ये विंटर का टाइम है, और वो प्राइस कैप का गलत तरीके से आउटकम आ गया. वो प्राइस कैप से और तेल का दाम गिराने चाहते थे अमेरिका, बट एक्चुअली देखिए कि फ्लोस जो है, ऑयल के फ्लोस रशिया ने कैप कर दिया टू दोस हु एक्सेप्ट द कैप, तो ऑटोमेटिकली सऊदी से जो डिमांड आ गया, तो तेल का दाम गिर नहीं रहा था. इंडियन इक्विटी के फ्लोस जो एफआईएस करते हैं ज्यादातर तेल के दाम के आउटलुक के ऊपर करते हैं. तो ये विंटर और ये जो प्राइस एक्शन जो बाइडेन जी ने किया, उसके कारण तेल अभी गिर नहीं रहा था. तो इसीलिए मैं कहूंगा कि उतना फै का पैसा नहीं आ रहा है. और ये क्लैरिटी आएगी शायद मार्च अप्रैल से, जबकि आपको समर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तेल का डिमांड कम होगा. और यूएस की जो आपने कहा ना कि अगर रिसेशन
अभी लेटेस्ट डेटा बता रही है कि रिसेशन उतना डीप नहीं होगा, तो जो भी है एक स्लोडाउन के वक्त में आपको तेल का दाम गिरते हुए दिख रहा है मेरे को, और वो एक ट्रिगर होगा एफआईएस की वापसी। और अगर आप कोविड के बाद की जो बात करें कि कितना पैसा कोविड के बाद आया, फिर तेल के दाम की हाइक के टाइम में बाहर गया, मैं समझता हूं अभी भी 2 लाख करोड़ एफआईआई का पैसा जो इंडिया में था पोस्ट कोविड फेज में, वो अभी आने को बाकी है। तो ये मेरे को धीरे धीरे तेल की दाम की कटौती के साथ सेकेंड हाफ में आते हुए दिखता है, और उसके साथ ही हमारी जो मैं समझता हूं कि समर में कंजम्पशन की स्ट्रांग ग्रोथ होगी, तो इंडियन आउटलुक भी स्टैंड आउट करेगा। तो मेरे लिए ये ईयर ऑफ 2 हाफ्स होगा। फर्स्ट हाफ के लिए ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, पर सेकेंड हाफ में जरूर मैं एफआईएस की वापसी देख रहा हूं और मार्केट की भी स्ट्रांग बाउंस बैक। तो तगड़ी सेलिंग थी लास्ट ईयर की 3.25 लाख करोड़ रुपए की, उस गड्ढे को भरना बचा रह गया है। तो हो सकता है एफआईएस की अच्छी खासी बाइंग डिप्लॉयमेंट वापस चैनलाइज हो इंडियन इक्विटीज में। जब सुनील साहब आप कह रहे हो ईयर ऑफ 2 हाफ्स, तो पहला हाफ वॉलेटिलिटी का जिससे हम जूझ रहे हैं और सेकेंड हाफ में रिकवरी का फेज, तो ऐसे में मतलब मानो ये समय होगा शायद डिप्लॉयमेंट का और सेकेंड हाफ उसका फायदा बनाने का, ऐसे प्ले करूं? आपने सही कहा, बिल्कुल। अगर आपको बहुत डर है तो स्टैगर डिप्लॉयमेंट कीजिए, क्योंकि 3-4 महीने के ऊपर आप धीरे धीरे भी खरीदारी कर सकते हैं और सेकेंड हाफ में आप उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आपने यूएस की दरें वरें उसकी बात छेड़ी, रिसेशन की फियर्स की, इस समय जो माहौल या डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, फेड अब और दिख भी रहा है, डिसइंफ्लेशन कीवर्ड बना, उसके सामने बहुत स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट, ये दोनों इस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम लोग शायद हो सकता है एक माइल्ड रिसेशन, एक सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं। ब्यूटीफुली फेड ने कंट्रोल कर लिया, ऐसा मान लो क्या लग रहा है इस समय बैठा हुआ देखने को? अब तो कैसा लग रहा है, मार्केट का इतना भरोसा नहीं था फेड के एक्शंस के ऊपर, ये याद रखने की जरूरत है। मगर अब जैसे दिख रहा है कि एक तरफ देखिए उधर जॉब्स रिपोर्ट स्ट्रांग हो रही है मगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, तो ये स्वीट स्पॉट है उनके लिए। और मैं मानता हूं कि अगर रिसेशन का फियर उतना डीप नहीं आए और एक स्लो रिसेशन या कहते हैं सॉफ्ट रिसेशन से वापस आ गए, तो इंडिया में भी जो एक डीकपलिंग की बात हो रही थी कि एक बार हमारी एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा दबाव आ सकती थी एक हार्ड रिसेशन में, पर अब पीएलआई का जो प्रोग्राम हमने जारी किया है, शुरू किया है, तो डिमांड अगर यूएस से जारी रहा एक सॉफ्ट रिसेशन में तो इंडिया के लिए फायदा होगा, हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रांग ग्रो हो सकती है। ये पीएलआई के फैक्ट्रीज जैसे ही आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मेरे लिए इकोनॉमिकली ये पॉजिटिव ट्रिगर होगी, एक्सपोर्ट्स का जो बूस्ट मिल सकता है। तो मेरे लिए दोनों तरफ की खबर ना देखिए, अगर रिसेशन और अगले महीने की डेटा सब मुझे रिवर्स में आ गई कि रिसेशन और भारी होने वाला है, फिर भी समझता हूं कि फ्लोस के लिए इंडिया का ग्रोथ में उतना असर नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे लिए ये सेकेंड हाफ की जो बात मैं कर रहा था, इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट कि यूएस की क्या खबर आती है, कि मेरे को तेल का दाम के ऊपर फोकस है और मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली तेल का दाम 70 के लेवल पर स्टेबलाइज होगा तो इंडिया के लिए भरपूर फायदा होगा। तो वो ही बात मैं कह रहा हूं कि अगर स्लो रिसेशन सॉफ्ट रिसेशन आ गया तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स के लिए और ग्रोथ के लिए और एक सपोर्ट मिल सकता है। हमारे आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसमें आप थोड़ा झाल देख सकते हैं। ओके अच्छा सुनील जी, अभी तक आपने बात की आशीष के प्रश्नों के एवज में यूएस मार्केट्स को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर। अब हमारी आरबीआई पॉलिसी है, यहाँ पे जो हमारी इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री है, या फिर आप जो बात करें ना क्रूड विच लुक लाइक अगर आप देखें 70 की रेंज में स्टेब्लिश हो जाए, और आपने 2 हाफ्स की बात भी करी, तो क्या ऐसे में इस फर्स्ट हाफ में मोर और लेस हमारा जो ये पूरा रेट हाइक का प्रोसेस है वो टॉप आउट हो जाएगा, आपको लगता है क्या? और ऐसे में इस फर्स्ट हाफ में अगर बाइंग रेट सेंसिटिव्स में करनी चाहिए, बैंक्स में करनी चाहिए, रियल एस्टेट में करनी चाहिए, ऑटो में करनी चाहिए, तो उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे? ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, एग्जैक्टली जो मैं कहने वाला था यही, यानी कि अगर यूएस में अभी 5.1 की टॉप आउट की बात कर रहे हैं तो आरबीआई के लिए शायद बस एक राइट हाइक आउट करना पड़ेगा। कि याद रखिए कि इंडिया का इन्फ्लेशन इतना भयंकर नहीं है कि उसको रेट हाइक करने की जरूरत पड़े इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। हमारी रेट हाइक होती थी, अगर यूएस बहुत जबरदस्त रेट हाइक कर रहा है तो पैरिटी मेंटेन कर लिए, नहीं तो करेंसी के ऊपर ज्यादा दबाव आ जाएगा। तो अगर यूएस में टॉप आउट दिख रहा है 5.1 तो आरबीआई के लिए भी वो टॉप आउट रहेगा, एक रेट हाइक कल की
शायद पॉलिसी में आएगी 25 या 35 बेसिस पॉइंट्स की, उसके बाद डाउन टाउन। और ये बहुत सही वक्त रहेगा रेट सेंसिटिव जैसे ऑटो, बैंकिंग, रियल एस्टेट को खरीदने के लिए, क्योंकि एक डिक्लाइनिंग जो रेट सिनेरियो आएगी वो बैंक्स के लिए भरपूर फायदा होगा। और ईएमआईस भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं तो ऑटो ऐसे सेक्टर्स ईएमआई वहां पे दब के रहेगा, तो डिमांड के लिए अच्छी बात होगी। तो आपने बहुत बिल्कुल सही पकड़ा कि ये वक्त है आपको रेट सेंसिटिव्स को एक्यूमुलेट करने का। ओके, फर्स्ट हाफ रेट सेंसिटिव्स को एक्यूमुलेट करने का। अच्छा, एक और चीज सर कि जो लास्ट बजट स्पीच में 7.5 लाख करोड़ रुपए की कैपेक्स की फिगर थी वो 10 लाख पहुंच गई है, 10 लाख करोड़ रुपए। और सही मायने में कैपिटल गुड्स इस पूरे CY 22 में सिंक नहीं हुए, मतलब कभी भी एक साथ 5-7% गिरावट नहीं आई और ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में ऑल स्टॉक्स, कमिंस, सिमेंस, ABB, L&T ऑल टाइम हाई पर है। अब यहां से क्या अप्रोच रखें? आई मीन कितना और अपसाइड बाकी इन स्टॉक्स में? अभी कमिटेड रहे यहाँ पर? कमिटेड रहे, क्योंकि देखिए ये सब सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं और जो वी शेप होता है तो उम्मीद से ज्यादा डेफिनेटली उनकी, क्योंकि एक दो बात आती है साइक्लिकल सेक्टर्स जो आपने बताया उसमें, एक होती है बेस इफेक्ट, क्योंकि पिछले साल इतना खराब था तो YOY ग्रोथ आपको 30-40% भी आपकी अर्निंग्स बढ़ सकती है, क्योंकि बेस इतना लो था। तो ये मार्केट कभी एक्सपेक्ट नहीं करती है कि इतना 30-40 को डिस्काउंट करे, तो मार्केट थोड़ी सोबर लेवल पे 25% ऐसे डिस्काउंट करती है और एक्चुअल अर्निंग्स आके सरप्राइज करती है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी वैल्यूएशन बढ़ती है ऑर्डर बुक के जरिए, नॉट नेसेसरली ऑन अर्निंग्स। सो जैसे ऑर्डर बुक दिखता है तो मार्केट उसको अर्ली डिस्काउंट कर लेती है। तो मेरे ख्याल में 3 फैक्टर्स है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी चल रही है, आपने बताया। सेकंड बात यह है कि PLI वाली कैपेक्स भी इस साल 1.5 साल में आपको वो फैक्ट्री लगेंगे, तो उसकी भी एक डिमांड आएगी कैपिटल गुड्स के लिए। और तीसरी, प्राइवेट सेक्टर का भी अब रिवाइवल देख रहे हैं, क्योंकि अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो हमारे लॉन्ग टर्म 72% को पार कर चुकी है, 76 पे है, और बहुत से ऐसे सेक्टर जहां पे 85-90 को छू रही है। तो मैं अनाउंसमेंट्स प्राइवेट सेक्टर से भी कैपेक्स बहुत बढ़िया देख रहा हूं, तो इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा ओवरऑल इन द कैपिटल गुड्स स्पेस, उसका हम मायना नहीं रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो वैल्यूएशन है वो एक एंटिसिपेटरी वैल्यूएशन है, फिर भी एक मैं कहूंगा एक मॉडरेशन है, क्योंकि मार्केट पिछली 10 साल में देखिए तो बहुत बार इंफ्रास्ट्रक्चर में बर्न्ड चाइल्ड डेड्स द फायर कहते हैं ना, तो बहुत ये क्या उसका जल गया है हाथ हर बार एक्सपेक्ट करके। तो इस बार थोड़ी उम्मीद को कम रख रहे हैं, क्योंकि पिछले इफेक्ट का दीर्घ है। बट मेरे ख्याल में ये वाला साइकिल जो है 2003 to 8 जो कैपेक्स का बूम आया था वो रिपीट होने वाला है, क्योंकि 3 फोर्सेस इसको साथ में उसको धक्का दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें टिके रहना चाहिए और धीरे धीरे कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट दिस कैपिटल गुड स्टॉक्स, वही मेरी सलाह होगी। ये है सलाह कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस को लेकर। अच्छा, देश के लीडिंग म्यूचुअल फंड के MD और CEO साहब बैठे हों तो एक पर्टिनेंट इश्यू, सर आप समझ ही गए होंगे मैं कहा जा रहा हूं। अदानी ग्रुप में सुंदरम म्यूचुअल का एक्सपोजर, देश का वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ एक्सपोजर हुआ होगा। मैं आप लोग की साइकी समझना चाहता था, आपने क्या करा? आर यू होल्डिंग ऑन टू जो भी आपका एक्सपोजर था वहां पर, जस का तस बना हुआ है? B, थोड़ा सा बाजार ज्यादा डर गया था क्या कि सिस्टमिक, ये सिस्टमिक रिस्क तो वैसे भी नहीं थी, ऐसा मानूं क्या? आपकी रीडिंग क्या है सर इस पूरे? ओके, मैं कह दूंगा कि डिस्क्लोजर के तौर पर स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता हूं, मगर ओवरऑल डेट में हमारा 0 एक्सपोजर था। और इक्विटीज में हमने जिन कंपनियों के पास प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में हमारा लोएस्ट एक्सपोजर था ग्रुप के ऊपर इक्विटीज में, मगर वो भी हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोस वाली कंपनी जो बिफोर ये ग्रुप के शामिल हुए तब से हमने खरीद रखा था, तो उसको हम रख रहे थे। तो उस हिसाब से मेरी जो रिएक्शन है इस होल हादसे के ऊपर कि ये ओवरडन रिएक्शन था, क्योंकि समझिए कि स्पेसिफिक टू द ग्रुप बाय एंड लार्ज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक्सपोजर बहुत कम था, क्योंकि एक क्लैरिटी नहीं था कि सोर्सेस ऑफ फंडिंग कैसे है, कैसे ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपने म्यूचुअल फंड एक्सपोजर देखा को इंडेक्स से कम ही रख रहे थे, अंडरवेट थे सबके सब म्यूचुअल फंड। मगर आप देखें तो जो रिएक्शन और करेक्शन हुआ, जो न्यूज रिपोर्ट आई उसके कारण, वो कुछ और सेक्टर जैसे बैंकिंग, PSU बैंक्स में बहुत भारी नुकसान हुआ उधर, मगर ये ओवरडन था, क्योंकि एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम टू द ग्रुप
बहुत कम है, नॉट इवन 1% ऑफ द इंक्रीमेंटल लेंडिंग बुक। और वहां पे भी जो लेंडिंग हुआ है वो ज्यादातर कंपनी की कैश फ्लोज के बेसिस पे ऊपर, ये जो शेयर बेस्ड फाइनेंसिंग ये सब बहुत कम था। तो मेरे ख्याल में जो रिएक्शन हुआ था उस रिपोर्ट के जरिए वो डेफिनेटली ओवर रिएक्शन था, और जो करेक्शन आया बैंकिंग स्पेस में वो बहुत बढ़िया मौका था बैंकिंग को अक्यूमुलेट करने का। और मैं समझता हूं कि सिस्टमिक रिस्क कोई नहीं है इसमें, और ये नेचुरली ग्रुप के संबंधित शेयरों में जो असर आएगी उसका हम कह सकते नहीं कि कब वापस आएगा, क्या होगा सिचुएशन, वो आने वाले दिन ही बताएंगे। बट ओवरऑल जो रिलेटेड सेक्टर्स के ऊपर दबाव आया है वो मैं समझूंगा मार्केट की ओवर रिएक्शन है एक डर के मारे। और यहां पे अगर हम फोकस रखते हैं कि इनकी ओवरऑल गुड क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो और ग्रोथ जो बैंकिंग के लिए आज माहौल बहुत बढ़िया है। और ये अफसोस की बात है कि इस क्वार्टर की अर्निंग्स बैंक्स की बहुत बढ़िया निकली। जो अर्निंग्स अच्छी निकली है और प्राइस गिर रही है, इससे और अच्छा मौका आपको कहां मिल सकता है अक्यूमुलेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो हादसा हुआ ये अच्छा मौका है जो स्टॉक्स अननेसेसरली रिएक्ट हो गए इस पे उसको अक्यूमुलेट करने का। तो इसमें मैं कहूंगा भी फायदे भी है कि जो वैल्यूएशन का डर था बाकी के सेक्टर में वो थोड़ा कूल डाउन हो गया। तो मेरे लिए ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी। चलिए सुनील सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए। अच्छा जरा इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा। सचिन आपने कोई पायलट लाइसेंस ले लिया है क्या? ये ब्यूटीफुल सी लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कुछ ही देर पहले सेल कॉल आया था, वो लैंडिंग देखिए गुरु, गिरते ही चले जा रहा है। 2.5% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। विकास जरा इस चार्ट को रीड करके बताइएगा। जी हाँ, अगर इसकी बात करें तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर अभी भी बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो प्रेशर है नीचे की तरफ और फिसलते हुए देखने मिलेगा। नीचे में अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट देखने मिल रहा है वो 1970 के आसपास देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर वापस नया बिल्ड होते देखने मिलेगा। हालांकि ऊपर में हमने देखा है कि 2070 2050 ये जो रेंज है उसके ऊपर वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा है। और आज जैसे वो खुला है उसके बाद जो इसमें प्रेशर देखने मिला था, जैसे उसने 2050 ब्रेक किया है उसके बाद वो प्रेशर कंटिन्यू होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है नीचे में 1970 के आसपास ये फिसल सकता है। इस बीच गावा सर का टेक्स्ट आता हुआ, ग्लाइडर पायलट लाइसेंस मेरे पास है। चलिए विकास, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस नोट पर वीरू 10 के दमदार ट्रेड को समेटा जाए और सुमित स्टूडियोज में रेडी है ट्रेडिंग कॉल्स को लेकर। ग्लाइडर लाइसेंस तो गवा सके पास है, वही टेक ऑफ करेंगे। उन्हीं के हाथ में रहेगा। लैंडिंग तो कोई नहीं करा सकता। तो कैसी लैंडिंग में बात अलग है, लैंडिंग करना मुश्किल का। तो अब गावा सर देखेंगे यहाँ से आगे का हिसाब किताब कैसे प्लेन उड़ाना है। लेकिन अभी के लिए हेडलाइन का वक्त है। हेडलाइन एक मिनट ब्रेक ले लो, ब्रेक के उस पर हेडलाइन नहीं पहले हेडलाइन लेंगे। नहीं पहले ब्रेक ले लें। ब्रेक चार्ट तो पहले ब्रेक लेंगे, उसके बाद हेडलाइन ले लेंगे। चलिए।